गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। क्यों 1857 की क्रांति हुई, क्या उसके कारण है और असफल क्यों रहा, और वहां पे यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से करता है। ठीक है, हाँ, उसमें से कैसे क्वेश्चन यूपीएससी करता, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो पीसीएस दे रहे हैं, हाँ, जो लोग पीसीएस दे रहे हैं, कोई भी पीसीएस दे रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है। ऐसा ना समझें कि भाई उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी AMR 10 हिस्ट्री में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। ओके, तो सबसे पहले बात हो जाए रेफरल कोड को कैसे यूज करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं फटाफट कैसे। जो लोग, क्योंकि अभी मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूँ, वहां पे स्पेशल क्लासेस मेरी हो रही हैं, तो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं कि मुझे वहां पे भी क्लास करनी है, तो मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, एक बार समझ लो फटाफट। हाँ, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलेगा यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब समझ लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इवन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या अदर, या जो मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएससी सीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके सारे जो है कोर्सेस आपको कैसे मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे सिलेबस में कुछ दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में दिया है, उसका पहला चैप्टर अगर दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो कोड याद रखना AMR 10। ओके, सारी क्लासेस मेरी मिलती रहेंगी, स्पेशल क्लासेस मिलती रहेंगी, प्लस कोर्स आप यहां से खरीदिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए AMR 10। और यहाँ पे एक और जो बहुत ही अच्छी बात वो है ये कि आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलेंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप टेस्ट सीरीज जितना भी करते होंगे, कोई भी टीचर नहीं बना के देता है, लेकिन अन अकेडमी पे अगर क्लास कर रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो क्विज होगा वो टीचर बना के देते हैं, वही कराते हैं, वही पढ़ाते हैं, और उसी में से आपको क्या है क्विज कराते हैं और वही स्पष्टीकरण तैयार करते हैं। ये खासियत है इसकी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, जिसके लिए आपने पैसे भी पे नहीं किए हुए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अर्थात पुराने हाई क्वालिटी वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं या प्लस पे क्लासेस देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे अमित कपूर, और क्लासेस आपको मिलने लग जाएगी। ओके, चलो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बीटेक किया है मैंने कंप्यूटर साइंस से, अपीयर हुआ यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में। पब्लिक एडमिन सब्जेक्ट जो मैं कराऊंगा आप लोगों को, और लगभग 60% से अधिक यूपीएससी जीएस का मैं पोर्शन कराऊंगा। 2 साल का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। देन अगर कोई जुड़ना चाहता है तो अमित ऑन अन अकेडमी टेलीग्राम नंबर पे यहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। टॉप मोस्ट फैकल्टीज जिनके आपको कोर्सेस मिलेंगे, और इनके गाइडेंस में लगभग 55 से 60 आईएएस बना हुआ है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आप डाल के देख लीजिए, आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। इसी वजह से मैं बार बार बोलूंगा कि आपको प्लस कोर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ओके, बहुत माथापच्ची नहीं करनी है। और इसके फायदे भी हैं, अगर ऑफलाइन करेंगे तो वहां पे रहेंगे जाके आपको और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सारे वीडियोस लेते हैं तो इसका ये फायदा है कि आपको बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा, और दूसरी बात कि आपको जहां पे आप रहना चाहते हैं वहां रह सकते हैं, पैसा ज्यादा कम खर्च करके। 15,000 से अधिक आपको कोर्सेस मिल रहे हैं यहाँ पे। जो मैं बोल रहा हूँ वो हवाबाई नहीं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, नहीं तो पता लगे आप लोगों की सब लोग तो ऐसे ही बोलता है आके। हाँ, आंसर राइटिंग कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो अगर आपको लेना है कि नहीं मुझे आंसर राइटिंग ही करनी है सिर्फ, तो भाई मैं आंसर राइटिंग कर सकते हो। वैसे तो 15,000 से अधिक कोर्सेज हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, प्लस के बारे में बता देता हूँ। अगर प्लस आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरा कोड याद रखना AMR 10, मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। और यकीन मानो कि मैं स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, हमेशा ये चाहता हूँ कि भाई आईएएस बने,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। प्लस कोर्स अगर आप ले रहे हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस शेड्यूल, यहाँ पे आपको क्या है स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। तो अगर एक साल का अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 49,500 फी है, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे 10% छूट के साथ में 44,550 फीस होगी। 2 साल का भी कोर्स है, 72,000 में कोड यूज करेंगे तो 64,800 आपको इसमें पे करना पड़ेगा। एक और है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अप्रतिम जिसको बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, किसके लिए, 12 और 12th क्लास का जो है, जिसकी इच्छा है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, और जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, वो आइकॉनिक्स को सब्सक्राइब करे। धोखा नहीं खाओगे, बस इसको सब्सक्राइब करो, कोड याद रखना AMR10। हाँ, तो यहाँ पे लाइव टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, और मेन पोर्शन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि आइकॉनिक थोड़ा सा पैसे क्यों बढ़े हुए हैं। पर्सनल कोच कहीं नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिल रहा है। हमने तो, हमारे जमाने में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, हम तो टीचर से हाथ खड़ा करके बोले तो दिखते भी नहीं थे भीड़ में। आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलता है, और फी इससे ज्यादा, फी इससे 1.5 गुनी ज्यादा। हाँ, तो आप समझो यहाँ पे 2 गुनी, हाँ लगभग 2 गुनी से भी ज्यादा। तो यहाँ पे कोई पर्सनल कोच नहीं हुआ करता था, अब आपको अनअकैडमी पर्सनल कोच दे रहा, इतना अच्छा फीचर दे रहा। और जब मैं इसको देखा तो मैं दंग रह गया कि पर्सनल कोच भी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर आप सब्सक्राइब भी करना चाहते तो आइकॉनिक सब्सक्राइब करो, इच्छा आपकी पूरी हो जाएंगी सारी कि मुझे आईएएस बनना है। डेली मेंस क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे हो जाएगी, स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा, टीचर बना के देंगे, और पर्सनलाइज फीडबैक। तो ये सब मुझे बिल्कुल नहीं, इवन जो भी है तैयारी करने वाला, किसी को नहीं मिलता ये सारी चीजें, फैसिलिटी। ओके, तो आप समझो यहाँ पे 69 और 69,500 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अगर कोड यूज करेंगे तो 62,550। हमें कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, हम हाथ खड़ा करते थे, टीचर निकल जा रहा है घूम के जाके। आजकल आपको टीचर भी मिल रहा है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बताया शुरू में कि 55 से 60 जो है यहाँ पे आईएएस बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे कोचिंग करते हुए पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और इतना तो कोई भी ओवरऑल नहीं कोई इंस्टीट्यूट निकाल पाता, बच्चों को जो है आईएएस बनवा पाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे खूबियां हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात करूं, पब्लिक एड में पढ़ाऊंगा, AMR कोड यूज करें आप, बहुत कम फी है। 27,500 फी है, इसमें भी पर्सनल कोच, वो डेली आंसर क्वेश्चन राइटिंग अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। हाँ, बस आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। 24,750 इसकी फी हो जाएगी, जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे। 1 साल की फी है, बहुत कम फी है। अगर ऑफलाइन करेंगे जाके तो भाई सब हवा हवाई चलता रहता है वहां पे। और क्या है, पूछने जाओगे कुछ बताना तो बताया भी नहीं जाएगा सारी चीजें। और फी कितनी है, 45,000 से कम फी नहीं लगेगी। तो ये ध्यान रखना, बहुत कम फी है। आपके पास में 2 साल का भी समय है यहाँ पे, और तैयारी 2 साल में होती है। कितना भी कोई हवा हवाई कर ले, यूट्यूब पे आके बोल दे, मीडिया में आके कि नहीं नहीं भाई हमने तो 8 महीने में तैयारी करके सब कुछ कर लिया हुआ था, कभी कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है, ये चीजें कभी भी ऐसे दिमाग में मत रखना। जब तक तो प्रॉपर तैयारी नहीं करोगे कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। हाँ, चलो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस की फोटो है, एक बार देख लो यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन कोर्सेस आप यहाँ से मेरा ले सकते हैं। देखो यार, मेरा ले सकते हो, बहुत सारी फैकल्टीज है, अगर आपको लगता है किसी का भी कोर्स पढ़ सकते हो, तो ऐसा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा चाहते तो मेरा मिल जाएगा, मेरा कोड यूज करते हुए। या आप अगर किसी और फैकल्टी का चाहते हो तो सबका एक्सेस कर सकते हो, जितना भी प्लस पे टॉप लेवल का एकदम से जो भी टीचर पढ़े हैं, एजुकेटर हैं, सबका ले देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक बात मैं और बताऊं आपको सीक्रेट, कि भाई पर्सनल कोच की तरह मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप जब भी क्वेश्चन बोलते हैं तुरंत जो है क्वेश्चन आंसर वो जो है पूरा क्वेश्चन एकदम आ जाता है। आप जैसे क्वेश्चन दिया तो उसको शाम तक क्वेश्चन जो है वो हमारे उस पे ग्रुप में डाल दिया जाता है चेक करने के लिए, और मैं उनको चेक करके बोलता हूँ, क्रॉस चेक भी करवाता हूँ। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लोक प्रशासन मैं अभी करवा रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस मैंने आज ली, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको भी मैं करवाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस भी मैं देखूंगा, ठीक है। हिस्ट्री ओवरऑल मैं लूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे, पॉलिटी में पूरा पोर्शन लूंगा। सेकेंड पेपर IR भी कराऊंगा,
तो बहुत हौज पौज वाली स्थिति आपको नहीं बनने देंगे। और आप बनाना, आपको ना ऐसी हौज पौज वाली स्थिति बनने भी नहीं चाहिए आपके दिमाग में। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एथिक्स की मैं कराऊंगा। कोड याद रखना AMR10। ओके, चलो ये सारी बातें हैं। और इसको देखो यार, अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया कि आप सब्सक्राइब करो इस चीज को। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम होने वाला है इसका मतलब समझ रहे हो, आपको पहले से ही मेंस की एटलीस्ट 3 महीने की तैयारी होनी चाहिए। आपको लिखना आ जाए, एक बार प्रैक्टिस कर लो 3-4 महीने, इसके बाद पीटी 3-4 महीने पढ़ लो, और इसके बाद में आपको 3 महीने और समय मिलता है मेंस के लिखने के लिए, तो 6 महीने मेंस के लिए होता है। 12 महीने 13 महीने आईएएस बना जा सकता है। हाँ, लेकिन ये कहो कि 6-7-8 महीने में बना जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं बना जा सकता। हाँ, तो ये सारी चीजें, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। ये हमने देखा हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, सहायक संधि, और लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा की समाप्ति की हुई थी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लॉर्ड डलहौजी को मेन विलन के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, कि लॉर्ड डलहौजी ने इतने ज्यादा रिफॉर्म कर दिए थे, इतना सत्ता में इतना ज्यादा कहते हैं कि वो सत्ता की जो लालच है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसको, कि 1857 के पहले छोटे 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 बड़े कुछ ऐसे विद्रोह होते रहे, लेकिन 1857 में एक घी, जैसे नहीं बोलते हैं कि आग में घी डालने वाला काम किया गया, तो यहाँ पे ये डलहौजी को ज्यादा दोषी समझा जाता था, ठीक है, डलहौजी को ज्यादा दोषी समझा जाता था। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे कार्य किए हमने देखे हुए कल, कि गोद प्रथा की समाप्ति कर दी थी। अब मोटा मोटी आप देख लो, अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया होता, दस्तक प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे बहादुर शाह का, जफर साहब का अपमान भी किया था बुरी तरह से। तो सब एकदम से भरे बैठे हुए थे कि नहीं चलो आज तुम दागी देंगे इनके पे, ठीक है, तो फिर दागा 1857 में दागा, और ऐसा दागा कि पूरा एकदम से आंखें खुली की खुली रह गई। बोला उधर क्या रिफॉर्म हुई, अभी हम लोग देखेंगे 1858 फिर क्या क्या रिफॉर्म हुई, इससे क्वेश्चन भी आया पीटी में 2014 में शायद आया हुआ है, हाँ 2014 में आया हुआ है, कि 1800 विक्टोरिया मार्ग टाउन के द्वारा जो है 1858 के क्या उद्देश्य क्या थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ पे ऐसे पूछता है। तो यहाँ पे सामाजिक कारण भी हमने बता दिए थे, काले और गोरे का यहाँ पे काफी ज्यादा भेद था। नजर यहाँ से एक सहायक संधि पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ था कि सहायक संधि के बाद में आप देखेंगे कि क्या प्रभाव हुए थे, सहायक संधि क्यों लाई गई थी, क्या प्रभाव इसके हुए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन था, ABCD करके दिया गया हुआ था। उसमें ये बोला कि एक एक जो है अपनी सेना की जो रख रखाव के लिए था, उसका भुगतान दूसरे से करवाता था, ऐसा एक ऑप्शन था उसमें दिया गया था। और दूसरा दिया गया था कि नेपोलियन से बचना चाह रहा था, तो ये भी एक उसमें दिया था। और दूसरा एक और भी दिया था उसमें कि वो इस तरह से कुछ था कि किराए की सेना, ऐसे कुछ करके ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, किराए की सेना को जो है वो अपना रखता था। हाँ, तो इस तरह से हाँ, आय दुगनी करने के लिए ना, कि आय दुगनी करने के लिए, और एक शायद था इसमें, इनमें से कोई नहीं, तो ABCD करके आया हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चन देख के आओ, तभी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे क्या मजा आएगा। हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे, और मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि भाई आप जब एक बार आप पढ़ लोगे क्वेश्चन देख के आके, तो आप यकीन मानो कि आपको ये लगने लगेगा कि भाई हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है एकदम परफेक्ट है हमारे लिए, यूपीएससी के लिए परफेक्ट है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा मैं कि छूट जाए आपसे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। सहायक संधि पे भी क्वेश्चन आया, आप लोग पता नहीं क्या करता है, क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा, चलो फिर भी मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारी चीजों से अवेयर रखूं, ठीक है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा। ये हमने कल बता दिया, टेबल बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको देखें आप लोग फटाफट। ये सारी टेबल जो है बहुत अच्छी, मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की कोई टेबल बना के देगा भी आपको, क्योंकि ये एक साथ में सारे विद्रोह आपको दे दिए गए, उसका स्थान क्या है, डेट कब है, और क्या कारण रहे थे, यही से सुमेलित करने के पूछा, बाकी कोई पूछता नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे थे 1857 के विद्रोह की, हमने देखे थे कि 1857 का विप्लव अगर हुआ है तो इसके बाद में क्या रिफॉर्म्स हुए थे। और इसके बाद में एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है कि 100 बार में पिछले 100 वर्षों में घटित होने वाले छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरम उत्कर्ष था। तो इस पे भी हमने चर्चा की हुई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लोग पहली बार हमें जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, पिछला लेक्चर हमारा देखेंगे, तभी कंटिन्यूटी आपकी बन पाएगी। ओके, चलो। और देखो, बहुत संकोच नहीं करना है, संकोच बिल्कुल से भी नहीं करना है। तुरंत क्या करना है, अगर लगे कि हाँ हमें कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ डाउट हो रहा है, तुरंत क्या है, क्वेश्चन दागना है एकदम से
कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आ रहा, बाकी वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, तो तुरंत क्वेश्चन दागना है, शर्माना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है वो नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं, पता नहीं है सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। यहाँ पे भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुरंत क्या है, क्वेश्चन दागना है तड़ाक से कि सर ये दिक्कत है यहाँ पे। और हिस्ट्री में कोई वैसी दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, जो भी मैं सब्जेक्ट लूंगा किसी में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, यकीन मानो। चलो, हमने यहाँ पे भी चर्चा की हुई थी कि बी डी सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशित हुई है। जो लोग नए हैं फिर से मैं बोलूंगा, कोड यूज करें हमारा AMR10, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोर्स फटाफट ले लो, यकीन मानो मैं IAS ही बना के छोड़ता हूँ। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, ये समझो कि अगर शहीद होने की मुझे नौबत आ गई, इसके बाद भी मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा दिक्कत थी मुझे बीच में, लेकिन इसके बाद में मैं फ्री तैयार हुआ, अपने आप को प्रिपेयर किया और मैं क्लास ले रहा हूँ आज। चलो, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि बी डी सावरकर की पुस्तक आप ध्यान रखेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी। 1909 में प्रकाशित हुई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला था इसमें कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना हुआ है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे लास्ट में। ओके, हुआ क्या था यहाँ पे, तत्कालिक कारण क्या था भाई? मंगल पांडे जी थे कहाँ पे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पे? कलकत्ता में। हाँ, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं मत करना कि नहीं मेरठ में ऐसा कुछ, मेरठ में तो बाद में विद्रोह हुआ है। मंगल पांडे जी थे, पांडे थे भाई, हाँ, पंडित जी। तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि देखा कि उसमें किसी ने अफवाह उड़ाई कि जो राइफल आई हुई है एनफील्ड राइफल 1953 में, उसमें भैया वो गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस भरे जाते हैं, आपको पता है? तो ये बोले कि नहीं नहीं हमको तो नहीं पता है। तो वैसे ही भरे बैठे हुए थे कि नहीं पता है, फिर भी हम देख लेंगे एक बार। तो गए भाई, देखा, तात्कालिक कारण बन गया। हाँ, तात्कालिक कारण बन गया। तो आपको लगता है यूपीएससी की ऐसे क्वेश्चन पूछेगा? यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से? कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। निरंतरता बनी रहे, हाँ, समझ रहे बिड़ू? क्या है? निरंतरता बनी रहे, ऐसे नहीं है। इसी वजह से मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी द्वारा या पीसीएस के द्वारा कि 1857 के विद्रोह का कोई तात्कालिक कारण ना होके धार्मिक कारण था। कैसा था? कई सारे यहाँ पे तात्कालिक कारण रहे होंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन मेंस में कि 1857 के विद्रोह के कई सारे तात्कालिक कारण रहे थे, लेकिन एक तात्कालिक कारण धार्मिक कारण भी था। इसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे अफवाह थी, हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची हुई थी, समझ रहे हो? तो यही कारण इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण में सबसे जो प्रबल कारण था वो धार्मिक कारण था। यहाँ पे अपने धर्म को भ्रष्ट होने जैसा समझा गया कि अगर हम दांत से गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगे हुए खोल को, कारतूस को खोल, उसके कारतूस के खोल को अगर हम काटेंगे, मुंह से काटेंगे, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो भैया भड़क गए। अब भड़क गए यहाँ पे, तो फिर 1857 का विद्रोह होना ही होना था। पहले से ही भरे बैठे हुए थे वेलेस्ली और डलहौजी के काल में, तो यहाँ पे जो भरे बैठे हुए थे सब उड़ेल दिया जाके। तो 1857 का फिर विद्रोह हुआ यहाँ पे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई कि 1857 का विद्रोह तात्कालिक कारणों में एक धार्मिक कारण ज्यादा प्रबल हमको संभावना लगती है, जहां से ये चिंगारी भड़की, यहां से ये चिंगारी भड़की, और आप लोग ऐसे लिख सकते हैं चिंगारी भड़की, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने कल बताया हुआ था, जो लोग नया जुड़ रहे हैं पिछला हमारा जो लेक्चर है उसको देखेंगे। और देखो सारी चीजें हवा हवाई नहीं होती, इसको खूब लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हिस्ट्री में ऐसी तैयार करा दूंगा आपको कि आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में, ठीक है। तो इसको खूब सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो और लाइक भी करते रहो, और जैसे ही मौका मिले AMR10 कोड को भी यूज करते हो, कुछ सब्सक्राइब करो यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो वाला हिसाब होगा फिर। और यकीन मानो कि हम यार स्पेशल क्लासेस पढ़ाता हूँ, आप देखो जाके वहां पे इतना सब स्टूडेंट आता है एकदम से, पूरा ये समझो कि छाई जाओ एकदम से, ठीक है।
तो यहाँ पे ये है कि 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम था। हम लोग कारण फटाफट देख लेंगे, और उसमें धार्मिक कारण ज्यादा प्रबल था। अब हो सकता है कि चक्री जो है ना, वो यूपीएससी घूम घूम के क्या है, परेशान हो गई, तो फिर धार्मिक कारण पे आ पाए। एनालिसिस करेगा कोई तभी समझ पाएगा, ऐसे थोड़ी समझ पाएगा। तो यहाँ पे ओके, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम थी, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, और यहाँ पे आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां। अब साम्राज्यवादी नीतियां क्यों बोला जाता है? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत से इन्होंने ऐसे कार्य किए हुए थे, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह भड़का। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहला 1800 का काल देख लो भाई साहब का, कि कब आए हुए हैं। 1848, यहाँ पे लिख देता हूं, लिखने से मुझे लगता है कि आपको याद भी होता है। 1858 से 1856 तक रहे हैं। ठीक है, तो कितने साल रहे हैं ये? लगभग 8 साल रहे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 साल रहे। तो ठीक है, मैं भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया हुआ था। और इसका तात्पर्य समझ लो क्या था? इसका तात्पर्य है कि जो देशी रियासतें कंपनी के अधीन हैं, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार से मान्यता स्वीकृति लेनी होगी। बोला कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वही वाला हिसाब है यहाँ पे। वृंदावन में रहना है तो जिसमें मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं और यहाँ पे टिक कर रहा हूं, तो आपका दिमाग हमारे वर्ड पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोल रहा है कि जो विदेशी रियासतें कंपनी के अधीन है, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार से मान्यता व स्वीकृति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या हम मिला कर लेंगे, तुरंत ही अपने आप से मिला लेंगे, हड़प लेंगे, क्या कर लोगे तुम हमारा? वही बोला है। और इसी आधार पर गोद प्रथा की समाप्ति, इसी आधार पर उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागेरहाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे जो है, ये सब आपको याद नहीं रखना, जो मैं बोल रहा हूं बस उसी वर्डिंग आपको कर लेनी है। हाँ, फिर भी अगर याद कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, नागपुर जैसे रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली। क्या गोद प्रथा की समाप्ति? क्यों? हमने बताया होता कल, भाई यहाँ पे कोई उनका पुत्र ही नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई बच्चे ही नहीं पैदा हुआ था, तो इस वजह से उसने मिला लिया कि गोद प्रथा की, भाई गोद कोई गोद नहीं लेगा, मना कर दिया था। और उसने अवध के नवाब का पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी? देखो कितना चालाक, कितना है, कितना चालाक है लॉर्ड डलहौजी। अभी क्या बोला है? गोद प्रथा की समाप्ति, कह रहा जिसका कोई बच्चा नहीं होगा उसको हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या है? अवध के पास में तो बच्चा था, वहां पे भाई साहब उनका नवाब का लड़का था उत्तराधिकारी, तो बोला आप इसको क्या किया जाए। अब दिमाग में आया, चलो हम क्या करते हैं, कुशासन के आरोप लगाते हुए इनको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे अपन। तो भाई उसको भी मिला लिया यहाँ पे। तो ये साम्राज्य, अब यहाँ पे इतनी ज्यादा कुंठा फैल गई हुई है, देखो ना कितनी सारी कुंठा फैली हुई है। जब दिल कर रहा है बोलता हमारे यहाँ रहोगे तो वही राधे राधे कहो, भाई चीजें हो रही ना। तो यहाँ पे नवाब को, यहाँ पे भाई दाल गल नहीं रही थी अवध के नवाब के पास में, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुशासन के आधार पे, तो भाई इनका लड़का था, इनका उत्तराधिकारी था। अब यहाँ पे दाल गली नहीं, तो बोला चलो कुशासन के आधार पे, तो इनको भी समेट लिया, लपेटे में ले लिया। समकालीन परिस्थितियां क्या थी? कुछ समकालीन परिस्थितियां है, देखो यहाँ पे कैसे हुआ है। अब एक और यहां से प्रभावित कैसे होते हैं, ये भी समझो यहाँ पे कि कैसे प्रभावित हो। समकालीन परिस्थितियां क्या थी? हो सकता है आपसे पूछा जाए यहाँ पे यूपीएससी में कि वो कौन सी समकालीन परिस्थितियां थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति या विद्रोह में घी का काम किया, घी का काम किया, उसको भड़काने में, उसको सुलगाने में घी का काम किया। कौन सी समकालीन परिस्थितियां है? देखो ना भाई, ब्रिटिश भारतीय ब्रिटिश सैनिकों को अपराजित मानते थे, कहते अरे यार इनको तो नहीं हराया जाता, दूर से ही ऐसे ऐसे सर एकदम से रहता था, नहीं इनको हराया नहीं जा सकता। लेकिन क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश की बुरी तरह से हार हुई। जैसे ही हार हुई तो उधर मुस्कुरा रहा है भारतीय, अच्छा बेटा, हाँ तुम हराए जा सकते हो। तो यहाँ पे एक कुंजी मिली कि नहीं भाई, अब इनको जो है हराया जा सकता है, भ्रम टूट गया ना, अब भ्रम टूट गया कि नहीं अब भाई इनको हराया जा सकता है। तो फिर ठीक है, 1857 रखा हुआ था, डेट निर्धारित है एकदम से, आओ बेटा। तो यहाँ पे 1857 ये समकालीन। नेक्स्ट क्या है इसमें? मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। क्या था? मुगल सम्राट
बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, नाना साहब के साथ अन्याय, बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब के साथ ही बड़ा दुर्व्यवहार किया, उसको कुछ रुपए देकर पेंशन बंद कर दी। पेंशन लेके बेटा तुम रहो जाके, ऐसे नहीं। और राजपाट हमें दे दो। कहाँ भेज दिया? कानपुर भेज दिया, जाओ। कहाँ पे? कानपुर भेज दिया, हमारे इलाके में। हाँ? बोला जाओ वहां रहो जाके। तो यहाँ पे पेंशन दे दी, पेंशन बंद कर दी उसकी, और भगा दिया, जाओ। तो यहाँ पे समकालीन कारण, ओके, समकालीन परिस्थितियां जो थी। आर्थिक कारण क्या थे? व्यापार का विनाश हो गया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे क्या है? भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। तो बहुत सारे कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे कारण थे, ठीक है। आर्थिक कारण में आपने देखिए, अंग्रेज द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया, किसानों का शोषण किया गया था। हमने कई बार देखा था, महालवाड़ी व्यवस्था सागर डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई थी, वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। वहां पे संबलपुर का विद्रोह हुआ था। इसके बाद में हमने देखा हुआ था कि सागर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो कौन सा था? अरे बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था? अब भूलना नहीं है भाई। बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था? महालवाड़ी प्रथा लागू हुई थी। कहां पे बुंदेला है? सागर डिस्ट्रिक्ट, एमपी में है, जिसको आधुनिक एमपी हम लोग बोलते हैं इस समय, मध्य प्रदेश। तो वहां पे विद्रोह हुआ था। तो वहां पे किसानों का शोषण किया गया हुआ था। ब्रिटिश में कृषि की जो दिशा थी, जो दशा है उसे सुधार करने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त प्रथा लाई गई थी। हम लोग इसको पढ़ेंगे लास्ट में, अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्या थी और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो इसकी वजह से आप देखेंगे इसमें ये होता था ना कि स्थायी बंदोबस्त कर लिया गया, और अगर अपने टाइम से क्या है, टाइम से टैक्स नहीं दिया तो क्या आपकी जमीन छीन ली जाती थी, बेरोजगार हो गए, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे एक नया जो है जमींदार वर्ग पनप रहा होता है, और किसान की तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है। तो किसानों का शोषण बड़े बुरी तरह से हुआ। तो आर्थिक कारण भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। इनाम की जागीरें छीनी गई थी। लॉर्ड बेंटिंग ने इनाम में दी गई जागीरों को छीन लिया हुआ था। इससे कुलीन वर्ग के कई लोग क्या बोलते हैं, निर्धन हो गए थे और रुष्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो? क्या थे? परेशान हो गए थे। अरे यार, हमको इतना सब इनाम इनाम दिया जाता था, अब ये छीनने लग गया है। तो यहाँ पे क्या है, इनाम की जागीरें भी छीनी गई थी। लॉर्ड बेंटिंग ने इनाम की जो जागीरें थी उनको भी छीन लिया हुआ था, ठीक है। निर्धन हो गए बेचारे। भारतीय उद्योगों का नाश और बेरोजगारी। ना, क्या हुआ था? सब वहां से लिवरपूल से कपड़ा आता था, सब नमक भी आता था, सॉरी, उधर लिवरपूल से नमक आता था। लंदन से सारा कपड़ा आ रहा है। और सब सब कुछ वहां से आ रहा है। कुछ ऐसे बर्तन आ रहे हैं जो हमारे यहाँ पे पहले क्या होता, हथकरघा, वो नहीं, चाक चौक चला के हम लोग बनाते थे। तो यहाँ पे उद्योग धंधे जो थे वो सब नष्ट हो गए। सब बेरोजगार हो गए। भाई क्या हुआ था भाई, आप देखो ना, उधर सब मशीनीकरण हुआ था, और इधर सब क्या है, कपड़ा से लेके आप सोचो नमक तक की आता था यहाँ पे। सब बन के कहाँ से? विदेश से बन के आता था, यहाँ से कोई खरीदते नहीं था। सॉरी, यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा था। हाँ, तो वहीं से क्या होता था, वहीं से सब कुछ आता था। तो यहाँ पे भारतीय उद्योग नाश हो गए थे। आर्थिक कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी सारे भारतीय उद्योग थे उनका नाश हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। भाई अभी की हालत देखो ना, अगर एग्जाम्पल तौर ताजा तरीन हम लोग देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल कौन सा देखा जा सकता है बताओ? यही एग्जाम्पल, लॉकडाउन के चक्कर में देखो कितने लोग बेरोजगार हो गए, सारा उद्योग धंधा नाश हो गया था। हाँ, सारा उद्योग धंधा नाश हो गया था, बेरोजगार हो गए थे यहाँ पे। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे उद्योग धंधे नाश हुए, सब लोग बेरोजगार हो गए, कुछ चल ही नहीं रहा था, डिमांड ही नहीं थी। बाहर जो कपड़ा आता था वो बाहर से आता था, जो भी सामान आता था सब बाहर से आता था। तो यहाँ पे उद्योग धंधे चल ही नहीं रहे। तो ये भी एक आर्थिक कारण। और इससे जान दो, हाँ, इससे जो जो व्यापारी वर्ग था कितना नाखुश हुआ होगा, सोचो। जिसका व्यापार ठप हो गया तो उस पर क्या बीत रही होगी। वो भी भरे बैठा हुआ था, बोला चलो 2857 में दाग ही देते हैं, और दाग दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन रहता है, समझ रहे हो? व्यापारियों का रहता है, किसानों का रहता है, जमींदारों का रहता है, मजदूरों का रहता है, महिलाओं का रहता है, शासक वर्ग का रहता है, सबका यहाँ पे आप देखेंगे। और ये जो मैं भावावाई नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखना है आपको याद करके ठीक से। चलो, जब क्वेश्चन आ जाए कभी तो ये सबका पार्टिसिपेशन था यहाँ पे। सामाजिक कारण देख लो फटाफट एक बार। अंग्रेज द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे हुआ था? क्या आपको लगता है कि भाई सामाजिक कारण भी कुछ हो सकता है? भाई हो सकता है जरूर। और सामाजिक कारण बड़े गहरे होते हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है ये। समाज में अगर हमारा समाज में थोड़ी सी भी अगर कोई हलचल मचा देना, अभी देखो उनको क्या है, वो सैफ अली खान जी को क्या है,
माफी मांगनी पड़ी। हाँ, समझ रहे हो? तो सामाजिक कारण हो सकता है। बोला कि हमारे सब हिंदू धर्म के जो है या हिंदू समाज के खिलाफ है, तुरंत उन्होंने बोला साहब हमको माफ कर दो ना, हमसे गलती हो गई है। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला नहीं हम तो इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, इधर ये नहीं बोला हमने तो शादी भी किया हुआ है एक हिंदू से ही, समझ रहे हो? हाँ, सॉरी, दूसरे हिंदू से। तो ये नहीं बोला है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कारण भी हो सकता है। तो सामाजिक कारण क्या है, एक बार देखो। हाँ, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। क्या क्या हस्तक्षेप हुआ देख लो जरा फटाफट। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, पहले इसको पढ़ने से पहले समझ लो पहला कि जो यहाँ पे बेंटिक ने किया, जो यहाँ पे बेंटिक ने किया, अच्छा किया बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा समाज उस टाइम कहता था एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पुराने ढर्रे पे चल रहा था, कुलीन जो सॉरी जो ये कह सकते हैं पुरातनवादी सोच ना, ऐसे बोलो इसको, कैसे पुरानी प्राचीन, हाँ, पुरातनवादी सोच थी कि बेचारी जो है कोई जिसका हस्बैंड डेथ हो गया हो, सती प्रथा, अब समझ रहे हो, बड़ा दर्दनायक हादसा है ना। तो यहाँ पे उसने अच्छा किया हुआ है। लेकिन हमारा कुलीन समाज ऐसा था कि ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन बेंटिक ने अच्छा किया हुआ था। फिर भी हम लोग सामाजिक कारण में देखेंगे, लिखेंगे कि क्या है सामाजिक कारण में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन आज के समाज में की मैं अगर बात करूं तो अच्छा किया हुआ था उसने, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की प्रथा को क्या किया हुआ था, को मान्यता दे दी थी। फलस्वरूप जनता में गहरा रोष उत्पन्न हो गया था। तो ये सारी चीजें क्या है सामाजिक कारण में हम लोग देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की प्रथा को मान्यता दे दी थी। आज के जमाने में अच्छा है, हाँ, लेकिन उस टाइम के हमारे यहाँ जो 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 समाज था हमारा, वो प्राचीन समाज बहुत ही कैसा था संकुचित था, बहुत ज्यादा नेरो माइंड का था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 भी दागने के चक्कर में बैठे हुए थे कि आपने ऐसा कैसे किया। 1857 इन्होंने भी दाग दिया, ठीक है। और एक क्या किया 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति के संबंध में एक कानून बनाकर हिंदुओं के उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन कर दिया गया। अब क्या था उत्तराधिकार में बराबर का हिस्सा, पुत्री पुत्र को जो बराबर का हिस्सा देने वाली बात हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वजह से भी ये भरे बैठे हुए थे पूरा एकदम से कि बेटा तुम आओ तो अब की बार 1857 बोला बहुत बर्दाश्त कर चुके हो तुम्हारी नौटंकी। दाग दिया एकदम से। पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या दिया गया पाश्चात्य संस्कृति प्रोत्साहन। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया होगा था। बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, तुम समझ रहे हो क्या क्या किया होगा। पाश्चात्य संस्कृति कैसे बढ़ावा दिया होगा, देखो समझो। इससे भारतीयों को ऐसा विश्वास होने लगा था कि उनकी संस्कृति को अंग्रेज नष्ट करना चाहते हैं। जैसे ही प्रचार प्रसार करने लग गए, कब किया गया 1813 में, 1813 में प्रचार प्रसार के लिए बोला गया कि भाई बात कर सकते हैं मजे से जाओ। तो देखा कि एकदम से हमारे भारतीय समाज कान खड़े करके बैठा, कान खड़े करके खड़ा हो गया, बैठा नहीं खड़ा हो गया। अरे भाई ये तो ईसाई धर्म वाले लोग आ गए हैं, कहीं हम हिंदुओं को सारे हिंदुओं को ईसाई ना बना दें। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई हमारी संस्कृति को अंग्रेज नष्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, क्या किया जाए, दागो ना फिर। तो क्या है दागो ना फिर। एक सेकंड रुक जाओ, मिटा लेता हूँ इसको, हाँ, लिखने में आसानी हो जाएगी। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग। कि भाई 1813 में बोला गया जाओ मजे करो घूमो, ईसाई करवट करो जाके। तो क्या किया 1813 में प्रचार प्रसार करने के लिए जो है 1813 में ईसाई जो गुरु थे वो आए भारत में और प्रचार प्रसार करने लगे। अब जैसे ही पता चला हिंदू संस्कृति के जो लोग थे कान खड़े करके खड़े हो गए, बोला दाग दो, दाग दें, हाँ दाग दो। 1857 का विद्रोह हो गया। तो एक ही ये सामाजिक कारण आपको, ठीक है, ये सामाजिक कारण आपको देखने को मिलेगा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव क्या हो सकता है। अगर हम मैं पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अरे भाई जो पाश्चात्य चिंतन की विचारधारा वाले लोग थे, जो पश्चिमी विचारधारा वाले लोग थे, हाँ, जो पश्चिम के ही लोग थे, ऐसा बोलो, जो पश्चिम के ही जो लोग थे जिन्होंने रचनाएं की थी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, हाँ,
यहाँ पे आप कई सारे नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स की मैं बात करूं या वोल्टेयर की बात करूं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वहां पे आप देखेंगे यूरोप में, ऐसे जो पुनर्जागरण वाले नहीं है, एक बार अभी मैं आगे करूंगा उसको, जो पुनर्जागरण के काल में नहीं, जो बहुत सारे जो यूरोपीय चिंतक, हाँ चिंतक थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी। और जो हमारे यहाँ शिक्षित समाज था, थोड़ा सा समझ लो एक बार, गुण रहस्य है इसमें, जो हमारा पढ़ा लिखा भारतीय समाज था, तो उनकी किताबें खूब पढ़ा करता था, देखता था अरे वाह, ये तो यूरोप में, ओहो यहाँ तो स्वतंत्र हैं सब लोग और हम ही गुलाम हैं। वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ हुआ। ये देखता था, पढ़ता था, ओहो वहां पे स्वाधीनता है, वहां पे जो दिल करे वो हम कर सकते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? तो यहाँ पे देखा, तो ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, वहां की किताबें पढ़ के वहां पे देखा कि वहां पे सब कुछ क्या है, वहां पे स्वतंत्र है सब, समाज स्वतंत्र है, वहां पे उसके मूल अधिकार हैं, वहां पे क्या मानवाधिकार हैं, ये सारे अधिकार वहां पे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। तो बोला क्या करें, दाग दो ना फिर भाई, क्या कर सकते हैं, 1857। तो यहाँ पे ये सामाजिक कारण, समझ रहे हैं? तो पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव, भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, भारतीयों के प्रति क्या है, भेदभाव की नीति, तो इसको भी समझ लो। और देखो भाई आराम आराम से समझो, कोई हवा हवाई नहीं चीजें हो जाएं कि निकल जाए सारी ऊपर से, फिर लगे कि नहीं हिस्ट्री तो ऐसी होती है, ऐसी होती नहीं है, आप लोगों ने बना रखी हुई है, ठीक है। तो भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, अब वो सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हुई थी। ब्रिटिश भारतीयों को निम्न कोटि का मानते थे, बोलते तुम काले हो हम गोरे हैं, और हमारा देखो चमड़ी हमारी कैसी गोरी है, गोरी, तुम काले हो, दूर रहो हमसे, चलो हटो। तो उसको क्या है, उनसे घृणा करते थे, उन्होंने भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई हुई थी। अब भेदभावपूर्ण नीति समझ रहे हो कैसी थी? अरे वही नहीं, समझो ना यार, ऐसे कि जो हमारे जो सैनिक थे ना, जो सैनिक थे, उनको क्या है बोला जाता था कि अगर तुम धर्म में परिवर्तन कर लो, अपना ईसाई बन जाओ, हम तुमको क्या टॉप लेवल पे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, और जो बोलता है, और ये भी कहा जाता है जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा उसके लिए हम अच्छे अच्छी सारी चीजें करेंगे, और अगर जिसने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था ना, तो उसको क्या निम्न कोटि के समझेंगे, दूर हटो, घृणा करते दूर हटो। तो यहाँ पे भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, अच्छा बेटा हमको भेदभाव समझाते हो, रुको, अच्छा तो क्या हुआ, दाग दिया गया 1857 में, हाँ, विद्रोह कर दिया गया। तो ये सामाजिक कारण है, ये सारे सामाजिक कारण है, ओके, ये सारे क्या है, सामाजिक कारण है। चलो, समझ में आ रहा होगा, इतना भी भारी भरकम कोई लैंग्वेज नहीं, हमें तो ऐसा बता दे रहा हूँ कि आप तो किसी दूसरे को भी बता सकते हो जाके। प्रशासनिक कारण क्या थे, हमारे यहाँ की जो पुरानी संस्था थी ना, जो मतलब छोटे स्तर पे होती थी, रीजनल स्तर पे, जैसे पंचायत संस्थाएं चलती थी बहुत सारी ना, तो उनको उनको मतलब खत्म कर दिया गया था। प्रशासनिक कारण, तो प्रशासनिक संस्था थी ना, जिसको ये बोल सकते ना, जिससे कि आप ऐसा समझो ना, आपके भी समाज में कोई पंचायत रही होगी, अभी नहीं है, कुछ दिन पहले की बात अगर मैं करूँ, 10-15 साल पहले, ये खाप पंचायत की बात करूँ, ये भी क्या है, अपने आप को कैसे मानते हैं, प्रशासनिक संस्थाएं मानते हैं लोग ना। तो ऐसी तमाम सारी चीजें जो है आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे प्रशासनिक कारण भी था कि जो हमारे जैसे पंचायती जो राज हुआ कर, जैसे जैसे पंचायतें होती थी उनको खत्म कर दिया गया था, और उसकी जगह अपनी अंग्रेजी व्यवस्था लाई गई थी। तो यहाँ पे ये भी प्रशासनिक कारण था कि अंग्रेज कोई विविध त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण भारतीयों में प्रचलित संस्थाओं और परंपराओं का समापन हो गया था। तो यहाँ पे जो बहुत सारी त्रुटिपूर्ण नीतियां अपनी अपनाई हुई थी, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो परंपराएं थी, और जो यहाँ पे प्रचलित संस्थाएं जो निर्णय लिया करती थी छोटे स्तर पर, रीजनल स्तर पे, तो खत्म कर दी गई थी। और जैसे खत्म की गई, तो वो भी भरे बैठे हुए थे, वो भी भरे बैठे हुए थे कि भाई आओ तुम्हें हम देख लेंगे। तो फिर देख लिया 1857 में। दूसरा है, प्रशासन जनता से पृथक हो रहा था, और भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीयों को उच्च सेवा के आयोग मानता था। इसमें ये मत समझना कि इस योग मानता था यही जनक है। हाँ, आप लोग पढ़ते होंगे भारतीय सेवा में जो सबसे पहले जनक कौन था, कौन लाया हुआ था, आप लोग पढ़ते ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भाई ये लाया जरूर है, ये लाया जरूर था, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि लाया हुआ है तो ये भारतीयों को योग्य समझता होगा। ये बोलता था नहीं तुम लोग योग्य नहीं हो यार, ना, हो ही नहीं। हाँ, और इसकी जो 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 परीक्षाएं वो कहाँ होती थी, इंग्लैंड में होती थी। हाँ, इंग्लैंड में होती थी। हाँ, इंग्लैंड में हुआ करती थी जाके। दूसरा है धार्मिक कारण,
धार्मिक कारण तो आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। 1813 की मैं अगर बात करूं तो चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। स्वतंत्र हो गए थे कि जहां दिल करे जाओ, आप अपना धर्म अपनाओ, जाके बोलो कि भाई हमारा धर्म अपनाओ, हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है, तुम्हारा खराब है, तुम्हारे में ये नहीं मिलेगा, 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 हमारे में सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे 1813 में ये क्या किया गया था, चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया था। और ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा खुलकर हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की निंदा की जाती थी। अरे तुम्हारे वो नहीं मिलेगा भाई, वो कर्मकांड करते हैं, अरे अरे वो तो भाई दिन भर क्या किया करते हैं, देखो ये सारे काम किया करते हैं, ये सारे उल्टे सीधे काम किया जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो अरे वो देखो सती प्रथा चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसे क्या मनाते थे। और जब नहीं मानते थे तब तो समझो, तब तो समझ जाओ फिर, कोड़े, हाँ, कोड़े मारना, उनको प्रताड़ित करना, उनको प्रताड़ित करना। तो यहाँ पे ये लोग भी भरे बैठे हुए थे कि आओ बेटा तुम निकल के बाहर, आओ बेटा। 1857 में दाग दिया एकदम से। तो ये सारे कारण थे, आपको मैंने एक एक कारण बता दिया भाई, कंफ्यूज मत करना बिल्कुल से भी। सैनिक कारण है, सैनिक कारण भी था, हमने देखा हुआ था। क्या देखा हुआ, अरे भाई थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाओ, देखो क्या चीज है, कॉमन क्या है। सैनिक कारण, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी संधि की हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली कौन सी संधि की थी, सहायक संधि की थी। और सहायक संधि में क्या कहा था, याद करो वो कुर्बानी। सहायक संधि में क्या कहा था उसने कि भाई वो तुम अपनी सेना हटाओ, हमारी सेना रखो, हमारी सेना रखो। कौन कह रहा था, वेलेस्ली कह रहा था, वेलेस्ली कह रहा था भाई अपनी सेना हटाओ और हमारी रखो। तो जैसे ही बोला कि हमारे अपनी हटाओ, तो यहाँ पे क्या है, सैनिक बेरोजगार हो गए। और जैसे ही सैनिक बेरोजगार हो गए तो समझो क्या हालत रही होगी। अब सैनिक अगर बेरोजगार हो गया तो वो तो बिल्कुल भरा बैठा होगा, और वो क्या है, थोड़ा सा, आप ये देखो ना, वो सैनिक रहा है, जरा सी थोड़ी सी उसको बात क्या लग गई, वो तुरंत दंगा कर देगा, और ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे सैनिक कारण थे। और सैनिक कारण एक और था, एक और था कि जो उनको वेतन और भत्ता दिया जाता था, पदोन्नति थी, जमादार से कोई ऊपर तक कोई पहुंच ही नहीं पाया आज तक। आप समझो ना, जमादार से ऊपर तक आप देखो सैनिक में कोई ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया। यहाँ पे तो ये सारी चीजें, सूबेदार बनाया जाता था वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी। तो भारतीय सैनिकों से वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि के संबंध में पक्षपातपूर्ण व्यवहार, और वेलेस्ली ने जब वो सेना रखी, जब सहायक संधि करके, तो बहुत सारे क्या है, सैनिक बेरोजगार हो गए और वो भरे बैठे हुए थे, पूरी तरह से कुंठित थे, परेशान थे कि हम क्या करें। 1857 वो समय आ गया था कि अब जवाब देने का वक्त है, अब दागने का वक्त है, दाग दिया जाए। दाग दिया जाए, दाग दिया गया, ठीक है। हाँ, दाग द फायर, दाग दिया गया। और यहाँ पे आरसी मजूमदार कुछ और वक्तव्य देते हैं जो कभी किताबों में नहीं मिलेंगे, कुछ चीजें हैं खोज के लाया हूं, समझ लो। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने भारतीय सैनिकों के रोष के 3 कारण बताए हुए, और कौन कौन से कारण है, बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे। अतः जब 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया ऐसा, अब समझो बात को, वही बात जब वेलेस्ली के काल में हुई थी। जो वेलेस्ली के काल में हुई भाई, बेरोजगार हो गए थे, और यहाँ पे भी बेरोजगारी है। क्यों, क्योंकि जो वो अपने ओहदे पे थे, राजा जो उनको ओहदा देता था, जो रैंक प्रदान करता था, जो शासक उनको रैंक प्रदान करता था, जैसे ही इसको अवध को इसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो ये क्या है, अपनी रैंक खो दिए, अपनी जॉब खो दिए। और जैसे ही सब खो दिए ना भाई, तैयार थे बंदूक भर के, आज तो हो ही जाए वारा न्यारा, और हो गया। दूसरा क्या कारण देते हैं ये, अंग्रेजों ने सिख सैनिकों को बाल काटने के आदेश दिए थे, ऐसा कहा जाता है। मजूमदार जी ने अपना कुछ एनालिसिस किया है, उन्होंने इसकी रिसर्च की हुई है। क्या लिखा था उन्होंने कि अंग्रेजों ने सिख सैनिकों के बाल काटने के आदेश दे दिए थे, और ऐसा न करने वालों को सेना से बाहर कर दिया जाता था। समझ रहे हो, जो वो कृपाण, कंगा, कड़ा, जो पगड़ी रखता, जो साफा बांधता था, कच्छा, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर क्या है, फिर क्या करेगा, कृपाण निकालेगा। समझ रहे हो, क्या करेगा वो, कृपाण निकालेगा। अगर आपने उसका कंगा, कंगी, कंघा, कच्छा, कड़ा, ये सब अगर आपने उसके छूने की कोशिश की, और तो क्या करेगा, वो कृपाण निकालेगा। और ऐसे ही हुआ,
जैसे ही बाल काटने का आदेश दिए, भरे बैठे हुए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक कारण बनता जाके। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने से भी भारतीय रुष्ट हो गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कारण है, सैनिक कारण, ठीक है। तत्कालीन कारण समझो, तत्कालीन कारण क्या था? अरे तत्कालीन कारण तो मैंने बार बार बताया हुआ आप लोगों को, अभी कंफ्यूज करेगा क्या सब? नहीं करेगा ना, ना नहीं करना चाहिए। पहुंच जाओ वहीं बैरकपुर छावनी। कहाँ पहुंचोगे? बैरकपुर छावनी। हाँ, मंगल पांडे जी के पास आप जाएंगे, तत्कालीन कारण के लिए पूछेंगे भैया क्या हुआ है, तो वो बताएंगे कि भैया वहां पे 1853 में एक एनफील्ड राइफल आई हुई थी, और उसमें वो किसी ने बता दिया हमको कि वो उस गाय और सुअर की चर्बी भरे जो बने हुए कारतूस है ना, उसमें मुंह से काट के उसको दागना है। तो हम भड़क गए। तो यहाँ पे तत्कालीन कारण क्या है? बैरकपुर छावनी के बैरकपुर छावनी के आ, बहुत ही कद्दावर सैनिक मंगल पांडे जी, वहां पे आप देखेंगे सबसे पहले ये विद्रोह उन्होंने वहां पे भड़का हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। कौन से थे? तत्कालिक कारण सैनिक थे। और इस समय ब्रिटेन में एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था 1853 में, जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का भरना होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और यही क्रांति के सबसे तात्कालिक कारण माना जाता है, और यही सबसे बड़ा धार्मिक कारण भी माना जाता है। माना जाता है, जैसे अगर आप एनालाइज करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा धार्मिक कारण ज्यादा था। बात छुपाई जा सकती थी, क्या कह सकते हो? बात छुपाई जा सकती थी? नहीं, बात छुपाई जा सकती थी, लेकिन ये धार्मिक कारण था। और ये सारे जो हमने कारण और पढ़े, रासायनिक कारण है, इधर सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और प्रशासनिक कारण है, ये सारे कारण भी थे यहाँ पे। लेकिन धार्मिक कारण थोड़ा सा ज्यादा है। समझ रहे हो? धार्मिक कारण थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोलोगा कि हमारा धर्म जो है वो कैसा हो जाएगा? धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। जिसने विद्रोह भड़का दिया, क्या है? जिसने विद्रोह भड़का दिया, तत्कालिक कारण। ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में एक क्रांति शुरू हुई थी। और इतिहास में क्रांति की शुरुआत जो है वो 10 मई मानी जाती है। 10 मई 1857 मानी जाती है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, और इस तरह बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई क्रांति जल्द ही आप देखेंगे दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से फिर होते हुए वो कह सकते हो कानपुर में गई, उधर सॉरी कानपुर में सबसे लास्ट में गई। इधर करो ना, ऐसे कैसे करोगे? अगर आपसे वो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो दिल्ली में फिर इसके बाद में कहाँ पे, यहाँ पे मेरठ, यहाँ पे सॉरी सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई, बैरकपुर से, फिर मेरठ गई, फिर दिल्ली गई, फिर इसके बाद में अलीगढ़ गई है, और फिर इसके बाद में आप देखोगे कानपुर गई है। ठीक है, अलीगढ़ यहाँ पे ऐसे कर दोगे ऐसा। मैं इसको ऐसे फर्जी नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि आपको सीक्वेंस के लिए कई बार आता है। सीक्वेंस सजाइए, तो सीक्वेंस यहाँ पे देखो ऐसा रहेगा, ये कानपुर यहाँ पे कर दो। अरे भाई याद करना है इसको। बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति जल्द ही दिल्ली, फिर इसके बाद में अलीगढ़ आएगा सीक्वेंस में, फिर कानपुर आएगा, फिर लखनऊ, फिर झांसी, इलाहाबाद, और इसके बाद में अवध में, और अन्य कई देशों में या सॉरी अन्य कई हिस्सों में ये पहुंच चुकी हुई थी। तो इतनी भयावह हो थी, एकदम एक तरफ कहते हैं ना चिंगारी लगना, आग में घी डालने का काम जो है एकदम से हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल क्या है, चिंगारी लगना। और एक बार ये फटाफट देख लो, कौन कहाँ पे था, कौन कहाँ पे क्या नेतृत्व कर रहा था, ये सब लोग आप लोग याद करोगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। दिल्ली, जनरल बख्श खान, लेफ्टिनेंट बिलोबी, निकोलस हडसन, निकोलसन, सॉरी निकोलस नहीं है, निकोलसन है, ऐसे याद करो, निकोलसन और हडसन, ये दिल्ली में थे। जनरल बख्श खान जो नेतृत्व कर रहे थे। क्यों? अब जफर साहब जो थे बहुत बूढ़े हो गए थे। तो जफर साहब थे दिल्ली के, दिल्ली में जो मुगल के हमारे जो लास्ट जो थे, तो वो बहुत क्या थे, काफी बूढ़े हो गए थे। वहां पे वो लगभग 85-90 साल के थे, तो वो कर नहीं पा रहे थे नेतृत्व। तो उनकी जगह कौन आया था? बख्त खान आया हुआ था। तो वहां पे आप देखो, यहाँ पे इनको पटकने के लिए, इनको दमन करने के लिए कौन था? बिलोबी, निकोलसन और हडसन थे। कानपुर में कौन कौन था? कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? समझो ना बात को, पेंशन पे छोड़ दिया गया था, जाओ बेटा, तो पेंशन इनकी छुड़वा के भेज दिया गया था, कानपुर जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे आप देखोगे कानपुर, और ये नाना साहब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं इनका, और सर ह्यू व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल, ये भी सब पूछा जाता है, तो अच्छा नहीं।
सब खराब ही है, लेकिन क्या करोगे, हिस्ट्री है, पढ़ना पड़ेगा। क्या है, हिस्ट्री है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम याद रखना, अंग्रेजों के भी नाम याद रखना पड़ेंगे। अच्छे तो नहीं थे, खराब नेचर था, बड़ा गुस्सा आता पढ़ के तो, लेकिन फिर भी। तो सर ह्यू व्हीलर, कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो बेगम हजरत महल थी, और हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल। और बरेली में खान बहादुर कैंपबेल, ये थे, यहीं पे आ गए थे, यहीं से सड़क के, लखनऊ से बरेली जस्ट बगल में पड़ता है, तो ये वहीं पे संभाल रहे थे। लेकिन नेतृत्व करता अलग अलग है, प्रमुख जो नेता हैं यहाँ पे, जो लीडर है वो अलग अलग है, तो उनको ध्यान रखना। बिहार में कुंवर सिंह है भाई साहब, और आर्टरम विंसेंट आयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फैजाबाद में मौली अहमदुल्ला, ठीक है, फैजाबाद में जो है वो मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है, अहमदुल्ला है। फैजाबाद, चलो। अच्छा, फैजाबाद बिल्कुल लखनऊ के बगल में ही पड़ता है, तो यहाँ पे ये आउटरम या कैंपबेल इसमें से होंगे, ठीक है, आउटरम और कैंपबेल होंगे यहाँ पे। फैजाबाद बिल्कुल लखनऊ के बगल में पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, सरयू सरयू रोज, रोज गुलाब वाला नहीं, रोज। इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल जेम्स नील। ग्वालियर, तात्या टोपे यहाँ पे कर रहे थे। और यहाँ पे गोरखपुर में आप देखेंगे, गोरखपुर में कौन कर रहा है, गजाधर सिंह, ठीक है, गोरखपुर में गजाधर सिंह है। तो ये सारे देख लो एक बार, फटाफट याद कर लेना आप लोग, इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको याद कर लेना। और देखो कुछ चीजें, अब ये हम थोड़ा ये समझो कि क्रांति का अभी हम लोग कारण देखा हुआ है ना। अब समझो कि क्रांति का संगठन कैसा था। हाँ, क्रांति का संगठन कैसा था, उद्देश्य कैसा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उद्देश्य देख लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, समय क्या है इसका। ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी यार, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए। चलो आओ देखते हैं, क्रांति का संगठन कैसा था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य, निश्चित समय और प्रचार प्रसार तैयारी, एकता, नेतृत्व आदि, जो है संगठन के जो सभी आवश्यक तत्व थे वो सभी का दर्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा लेकिन कि चलो आज फैसला हो ही जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रॉपर एकदम से उनका उद्देश्य अपना निश्चित किया था, और उद्देश्य क्या था कि इनको भाई आप बाहर ही निकाल दो, इनको बाहर निकालो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, निकालो बाहर। 1857 की बात है, क्या है, निकालो बाहर इनको। तो यहाँ पे प्रॉपर उद्देश्य था, निश्चित समय था, यहाँ पे निश्चित समय है, प्रचार बढ़िया किया गया था, तैयारी थी, एकता है, नेतृत्व आदि संगठन के सभी आवश्यक तत्वों को यहाँ पे दर्शन होता है। और नगरों से लेकर गांव तक जो है वो संदेश प्रेषित किए गए थे, संप्रेषित किए गए थे, पहुंचाए गए थे। कैसे होता था, हाँ, संप्रेषण के लिए कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, सीक्रेट देखो, पहले समझो। यहाँ पे आप लोग पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जो सीक्रेट पता है वो समझो। जो ये कह सकते हैं जो बाबा लोग थे, है? जो चलवासी थे, जो थे घुमक्कड़ जिसको बोलते थे, चलवासी थे, वो ले जाते थे। जो मांगने वाले होते थे संदेश, या समझ रहे हो क्या, जो मांगने वाले, जो मांग के खाने वाले थे, वो संदेश ले जाते थे। तो ऐसे गांव गांव में घुमा करते थे वो सब। तो ये एक हाँ, जब आप लोग, पता है राज्यसभा टीवी भी नहीं देखता होगा, राज्यसभा टीवी देखा करो भाई, कभी कभी बहुत अच्छे मुद्दे आते हैं ना। तो ये सारी चीजें, तो वो क्या है, जो मांगने वाले थे, जो ये जो पुजारी थे, जो पूजा करते थे मंदिर में, जो घुमक्कड़ जाति के थे, प्रजाति के थे, वो सब घुमा करते थे, वही क्या संदेश भेजा, जो वो है क्रांति का संदेश जो है पूरे देश में भेज रहे थे, ले जा रहे थे, इधर से उधर, उधर इधर से उधर कर रहे थे। और प्रतीक के तौर पर क्या है, कमल और रोटी, कमल और रोटी का यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे प्रचलन था, ठीक है। जैसे कि बोला भी नहीं जाए, सीक्रेट से बता दो, एक तरह से नहीं, एक तरह से सीक्रेट बिल्कुल से भी। हाँ, वो कमल और यहाँ पे रोटी का आदि का प्रतीक प्रतीक चिन्हों के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था। उद्देश्य क्या था, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है कि 1857 की क्रांति का जो उद्देश्य था वो निश्चित था, हमने पहले ही बता दिया था, और स्पष्ट था। क्या था, भारत को स्वाधीन कराना, और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था, ठीक है।
मतलब भटकने वाली स्थिति कोई नहीं थी, अंतिम लक्ष्य था। और यह कहना कि इस क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक, जमींदार या छोटे मोटे शासकों के निजी हित थे, तो वो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, सैनिक हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसके जो 1857 का उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को बिल्कुल कम करके आप आंकना है, ऐसा समझो ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस जो है बिल्कुल ही गलत है, मतलब क्रांति के महत्व को कम करने की कोशिश है। वस्तुतः आप देखेंगे कि यह विद्रोह एकता पर आधारित और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध था। ठीक है, ये आप उद्देश्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उद्देश्य आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। हमें किसी की जो जो पार्टिसिपेशन है उसमें कभी कमतर नहीं आंकना है। क्या है, दागना है सिर्फ मुझे, ठीक है, कि 1857 की क्रांति का निश्चित उद्देश्य है, स्पष्ट है एकदम से। और समय क्या है, 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। पूरे देश में क्रांति की शुरुआत करने के लिए यही जो है समय ठीक था यहाँ पे। और इन्होंने ये तथ्य भी अंग्रेजों ने स्वीकार किया था और कहा था कि प्राप्त जो उनको प्रमाण मिले हुए थे, प्रमाणों से मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए 31 मई का दिन जो है वो निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे देखो, अब पहली बात तो हमारे पास में बहुत सारे प्रमाण हैं नहीं, बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो तो जला दिए गए हैं या फिर रद्दी में फेंक दिए गए थे, जो लोग लिखे गए। तो हमारे पास में क्या है, जो 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 इंग्लिश जो है लेखक जो है, ब्रिटेन के जो लेखक हैं, जो विदेशी लेखक है, वहीं से हमें सामग्री प्राप्त होती है। तो यहाँ पे विल्सन जो है, एक जेसी विल्सन एक थिंकर है, वो बताते हैं, वहाँ पे अंग्रेज हैं वो, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भाई 31 मई ही निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो पूरे देश की क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ पे, 31 मई से। और यह संभव है कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह की सूत्रपात निश्चित समय के बाद हुआ हो, किंतु आप इस आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इसका दिन जो है, जो डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है कि 1857 की क्रांति के सूत्रपात के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे समय में निर्धारित है। नेक्स्ट देखो और यहाँ पे कुछ देख लो, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। आपने देख लिया होगा क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तात्कालिक काल में देखा तो हुआ था कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ है। मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे 29 मार्च को नए कारतूस प्रयोग के लिए उन्होंने उनके विरुद्ध जो है वो हमला बोल दिया था, और इसके बाद में उनको क्या है, मौत की सजा दी गई थी। तो कब दी गई है, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, 1800 1857। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी की सजा भी दी गई थी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देख ली हुई थी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में हो तो पूछ सकते हो, इसका रिप्लाई कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, बीच बीच में मैं ये भी बोलता रहूँगा भाई, सब्सक्राइब करते रहना। AMR10 इस कोड से एक बार सब्सक्राइब करो ना। इसको कोड को सब्सक्राइब करना है, इससे कोई भी छोटा छोटा कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पे 1 महीने का भी है, 2 महीने का भी है, 6 महीने का भी कोर्स है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का भी कोर्स है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो। और मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों की भाई, पूरा एकदम से आप दूसरे को भी पढ़ा दोगे जाके, और मैं ऐसे ही पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो इतना समझ लो। कोई मेंस का, आप पीटी का छोड़ दो, मेंस का कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे फर्राटे से लिख के चले जाओगे। अभी इतना तो कथा सुनाई, तो इतने फर्राटे से नहीं लिख पाओगे क्या। कैसा भी घुमा तोड़ मरोड़ के दे एकदम क्वेश्चन, तुरंत तुरंत आप लोग दाग दोगे। क्या है, समझ रहे गुरु, तुरंत आप लोग दाग दाग दोगे क्वेश्चन को। इतना तो हमने कथा सुनाई दी आप लोगों को, और ऐसी सुनाई हुई कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आप किसी को भी बता दोगे जाके ऐसे कि आओ आज आपको कहानी सुनाते हैं, तो ये सारी चीजें बता देना, कैसे क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति कैसे हुई है, ऐसे 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 ये सारी चीजें हुई थी। सामाजिक क्या, तत्कालीकरण क्या था, मंगल पांडे कैसे, ये सारी चीजें बता दोगे। क्रांति का समय निश्चित था, उद्देश्य भी निश्चित था, संगठन भी मौजूद था, ऐसे ऐसे सारी चीजें आप लोग बता देंगे। चलो, एकता का प्रदर्शन कैसा था। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ में थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एकता का जो प्रदर्शन है यहाँ पे, कहाँ गए भाई साहब चलो ये हम लोग अभी देखेंगे फटाफट।
तो एकता का जो प्रदर्शन है, एकता का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या है, दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एकता का प्रदर्शन बहुत। क्रांति का दमन, क्रांति का दमन बड़ी आप कह सकते हैं, जो वहाँ पे तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ने, बाहर से भी आप देखेंगे अंग्रेजी सेनाएं बुलाई हुई थी उसने, मंगवाई थी। जनरल नील जो था कि नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और कलकत्ता में, सॉरी इलाहाबाद में, बड़ा ही भयावह स्थिति है। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे, और जब कभी आप राज्यसभा टीवी आप देखेंगे तो उसमें एक वक्तव्य है, डिबेट चलता है, उसमें आप देखेंगे तो बड़ा ऐसा लगता है कि रूह कांप जाती है। कर्नल सॉरी जनरल नील, आप उसको देखेंगे तो इलाहाबाद और बनारस में, इलाहाबाद और बनारस में इस तरह का वो दमन करता है कि रूह कांप जाती है। अगर झांसी की रानी, उनका सिर कटा हुआ था एक, और उनको जल्दी से उन्होंने कहा हुआ था, जब सर ह्यू रोज जो है जो है वो उनकी टुकड़ी को, अपनी टुकड़ी को, अंग्रेजों की टुकड़ी को लीड कर रहा था, और झांसी की रानी आगे ही बढ़ी जा रही थी, झांसी की रानी आगे ही बढ़ी जा रही थी, और वो परेशान हो गया था हम कैसे कंट्रोल करें। फिर उनको एक तलवार लगी यहाँ पे इस तरह से, तो ये पूरा हिस्सा जो था लेफ्ट वाला यहाँ पे, दिल पे तो नहीं लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ये थोड़ा सा वहाँ पे एक तलवार लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो बढ़ी जा रही थी। फिर इसके बाद में जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, थोड़ा सा एक नहीं आता है वो, कुछ पानी का वो आ गया था, वहाँ पे वो फंस गई थी, और घोड़ा उनका पार नहीं कर पाया हुआ था। वहाँ पे फिर पीछे से जैसे ही ऐसे मुड़ी, तो अंग्रेज पीछे ह्यूर रोज जो था, जो वहाँ पे लीड कर रहा था, उसके किसी सैनिक ने यहाँ पे ऐसे तलवार जैसे घूमी तो ऐसे तलवार मारी, ये पूरा हिस्सा जो था बाएं, जो दाएं आंख वाला, बाएं आंख वाला था, ये पूरा गिर गया था कट के। हाँ, पूरा कट के गिर गया, इसके बाद भी वो जिंदा थी। और इसके बाद में वहां से उनको ले जाया गया, बगल में एक मंदिर था, उन्होंने कहा मुझे अंग्रेजों के हवाले मत करना, और आनंद फानंद में जैसे ही वो मंदिर में गई, तो वहां पे उनको पुजारी ने कहा जल्दी से आप जो है जो भी क्रियाक्रम करना कर दो, कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं। तो जैसे ही उन्होंने कहा, और कुछ कहना चाह रही थी कि मेरे बेटे को ऐसा ऐसा करके, तो जैसे ही वो बोला, तो इसके बाद में सोई हुई उनकी अंतिम सांसें हो गई, और तुरंत उनको बोला जला दिया गया। और वहां पे चिता जल रही थी, तो अंग्रेज बोलता है कि इन सारे सैनिकों में, सारे भारतीय सैनिकों में अकेली एक जो मर्द थी, ये जो पड़ी महिला सो रही है, जो मरी हुई महिला है, जो पड़ी हुई सो रही है महिला, ये अकेली उनमें मर्द थी। तो इस तरह का उनका एक तरह से वक्तव्य है, ये कोई हमारा वक्तव्य नहीं है, ये वहां पे जो अंग्रेज टुकड़ी को लीड कर रहे थे वो थे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपको मुद्दे दिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्रांति का दमन बड़े भयावह स्थिति है, जब आप देखेंगे तो रूह कांप जाती है एकदम से। ठीक है, तो ये जनरल लील और तत्कालीन जो वायसराय थे कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे लॉर्ड कैनिंग थे। चलो, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या है, क्रांति की असफलता के कारण एक बार समझ लो, बहुत अच्छे कारण है, फटाफट बता देता हूँ। कुछ देर और मैं क्लास अभी ले लूंगा। निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, यहाँ पे निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। हुआ क्या था कि देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, देसी राजाओं का कैसा था, देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता का खेल। अच्छा, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, अभी हम लोग पूछ रहे थे कि अगर आपने ऐसा सोचा कि 31 मई निर्धारित किया गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1857 की क्रांति जो हुई है उसमें कोई टाइम की गड़बड़ी हुई, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे टाइम की गड़बड़ी हुई है, निश्चित समय सीमा की प्रतीक्षा नहीं की गई थी। आपने देखा है कि 31 मई निर्धारित किया गया है, लेकिन ये जो है कई स्थानों पर हिंसक हो जाता है, और हिंसक होने के साथ पहले भी इसको, डेट के पहले भी ये विद्रोह, इसकी ये जो है विद्रोह कर दिया जाता है। क्या है, समय से पहले, अर्थात डेट के पहले भी इसको जो है शुरू कर दिया जाता है। वो क्या है, 10 मई को ही इसको जो है पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की, कई जगह हिंसक झड़पें हुई है, और यही कहीं ना कहीं कारण है, यही असफलता का कारण आप देख सकते हैं कि भाई इनको दमन में सहारा भी मिली हुई है। क्यों ऐसा हुआ, पूरी भारत में ये जो सूचना है वो फैल नहीं पाई हुई थी। अगर आप सोचो, अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो, शादी कर रहे हो, शादी का ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल, आप शादी कर रहे हो, ठीक है,
बोला कि नहीं 10 तारीख को शादी है, 10 तारीख को शादी है, ठीक है, और आपने कर ली 2 ही तारीख को शादी, या 4 तारीख को शादी कर ली, ठीक है, तो सब क्या बोलेगा? हाँ, तो क्या करेगा? आसानी से वो आपको गाली दे सकता है, नहीं कर सकता है, मन ही मन में देगा, लेकिन रिश्तेदार है तो इसमें क्या करेगा, आसानी से आपको गाली दे देगा। अरे यार वो ऐसा 10 तारीख को ये वो ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, ये असफल हो गया, असफल हो गया। और एक चीज और मैं एग्जांपल बताऊंगी कि भाई आपकी शादी करनी है, आप 10 तारीख को बोलो लड़की वाले को, लड़की वाले को बोलो 10 तारीख को, और पहुंच जाओ आप बोलो कि नहीं 8 ही तारीख को आ जाओ, चलो हो गई शादी हमारी तुम्हें, तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा ना काम वहां पे। फिर तो बोलेगा कि नहीं अब तो शादी होएगी नहीं, जाओ मतलब निकलो यहाँ से। तो ये आप समझो ना, यहाँ पे कि निश्चित समय सीमा की प्रतीक्षा ना करना। यहाँ पे निश्चित समय सीमा 10 मई को ही जो पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी, जो कि फैल नहीं पाया था, और यहाँ पे आसानी से दमन हो गया था। हाँ, क्योंकि अगर भाई एकजुट अगर पूरे सारी जगह समाचार पहुंच जाएगा कि यार ये चीजें होने वाली, ये चीजें होने वाली, और कल ऐसा निर्धारित कि कल की डेट है, कल की डेट है, सब में अगर पता चल जाएगा, तो भाई दमन आसानी से नहीं किया जा सकता था। दमन आसानी से इसी वजह से हुआ है वहां पे, इस क्रांति का इसी वजह से दमन जो है आसानी से हो गया, कि ये जो है निश्चित समय सीमा की प्रतीक्षा नहीं की गई, आज समय से पहले ही इसमें क्या है, दागने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से क्या है, ये फेल हुआ, ठीक है, इसी वजह से ये फेल हुआ, ठीक है। देसी राजाओं का देशद्रोही रूप, देसी राजा तो आप समझ ही रहे हो, रीजनल स्तर पे थे, रीजनल स्तर पे थे, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए थे, स्वार्थ के लिए। आ अरे हमको थोड़ा सा राजपाट हमारा जो छीन लिया हो सकता है वापस कर दे, क्या है, राजपाट हमारा जो छीन लिया हुआ था तो हो सकता है वापस कर दे, अगर हम इसका साथ देंगे, किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का साथ अगर हम देंगे, तो हो सकता है, देसी राजा सोचते थे कि हो सकता है भाई हमारा राजपाट ही वापस कर दे, तो यहाँ पर देसी राजाओं ने देशद्रोही रुख अपनाया हुआ था। अंग्रेजों की खुलकर सहायता की हुई थी, और कहां कहां की अगर मैं बात करूं, कहां कहां के जो है हरामीपंथी किए हुए थे, तो यहाँ पे पटियाला, नाभा, जीन, अफगानिस्तान, नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की, साथ साथ आर्थिक सहायता भी की हुई थी। हाँ, और देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण नीति ने, भूमिका ने ही आप देखेंगे क्रांतिकारियों को जो मनोबल है वो तोड़ दिया हुआ था, कि भाई अब हमसे जीता नहीं जा सकता है, जब अपना ही लोग क्या है, अपना ही लोग सब दुश्मनों को साधन दे रहा है, जाके उनकी सहायता कर रहा है, तो कैसे जीता जा सकता है, नहीं जीत सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, क्या कहते हो, तो दिख नहीं रहा, हरा कर दें, हरा ठीक है, हाँ चल। देसी राजाओं का देशद्रोही रूप, सांप्रदायिकता का खेल भी खेला गया हुआ था। सांप्रदायिकता का खेल कैसे खेला गया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि सांप्रदायिक भावनाओं को उभारा गया था बहुत ज्यादा, उभार कर जो हमारे पंजाब रेजिमेंट के थे, सिख रेजिमेंट के थे, और मद्रास रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनको अपने पक्ष में कर लिया गया हुआ था। मराठा, सिख, गोरखा, इन सबको क्या है, बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया हुआ था, और यह महसूस कराया गया था कि अगर आप बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ गई, तो हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा, उनका नाश कर दिया जाएगा। तो ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी, तो यहाँ पे सांप्रदायिकता का भी खेल खेला गया था, और इसका मूल कारण क्या था, मूल कारण था संपूर्ण पंजाब में बादशाह के नाम झूठा फरमान अंग्रेजों की ओर से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही सिख का वध कर दिया जाएगा, सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण ही गुमराह, जनसाधारण को भी गुमराह किया गया था यहाँ पे। तो एक कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी बात जो है, और उस टाइम दिमाग भी संकुचित हुआ करता था। जैसे उन्होंने बोला कि भाई अगर जैसी जीत मिली तुम्हें, जैसे तुम्हारे बहादुर शाह जफर को जैसी जीत मिली, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हें मौत के घाट उतार देगा, तुम पे अत्याचार करेगा, क्यों, क्योंकि तुम हिंदू हो, और तुम सिख हो, इसी वजह से तुमको क्या है, वो सब उतरवा देगा, तुम्हारी पगड़ी और तुमको काट वाट ऐसे, ये सब सारी चीजें। तो वो बोला कि भाई ऐसा फरमान जारी करेगा कि तुम्हारा जो है वध कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता का खेल भी खेला गया है, सांप्रदायिकता का खेल भी खेला गया है, ओके, समझ में आ रहा होगा। अरे बहुत इजी है यार, आप समझो ना, क्या करूँ, हाँ, अप्रतिम आइडिया है ये, क्या हो रहा है? ठीक है,
संपूर्ण हाँ चले गए, देखो, चलो वेट करेंगे एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, तो भाई संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका था ये। हाँ, संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका था। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये इलाका है पूरा, अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा आसानी से रहे। आ, बस क्यों रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि संपूर्ण देश में ये प्रसारित ना होना, संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका था। कैसे क्या हुआ था, एक बार समझ लो, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा एकदम से। मतलब आप ये जो इलाका देखोगे, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा मैप बनाऊं भारत का, ठीक है, भारत का, अच्छा नहीं बन रहा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी कराऊंगा सारी चीज, ठीक है। तो कौन कौन सा हिस्सा जो है पूरी तरह से अछूता रहा था, तो एक तो ये पंजाब आप देखो, लेकिन विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो है यहाँ तक कवर करता था, गोदावरी था, आप देखोगे ये जो इलाका था इस पे, यहाँ पे भी कुछ था, और ये पंजाब का भी इलाका है, और ये जो है यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं, बैरकपुर तक था ही, बैरकपुर तो था ही, आप समझ रहे थे, बैरकपुर से तो भाई विद्रोह हुआ है, तो ये पूरा जो, लेकिन ये जो पट्टी है ना, ये जो पट्टी है, ये वाली, ये पूरी कवर कर रहा था। यहाँ पे भयावह स्थिति थी, हमने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, और इसके बाद में आगे चले जाओ, निकल जाओ, बनारस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। तो यहाँ पे संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, तो संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया हुआ था। तो कहाँ कहाँ कौन सी चीज छूटी हुई थी, आप देख सकते हैं कि संपूर्ण दक्षिण भारत ये छूटा हुआ है। संपूर्ण दक्षिण भारत कैसा है, ये पूरा दक्षिण भारत, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो आप लोग समझेंगे नहीं, दक्षिण भारत पूरा छूटा हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण भारत छूटा हुआ है, और पंजाब का जो है अधिकांश हिस्सा, पंजाब का जो है, पंजाब का जो अधिकांश हिस्सा चपेट में तो आया हुआ था, लेकिन सिख रेजिमेंट ने फिर हथियार डाल दिए, और फिर उनका जब साथ दे दिया ना, तब बड़े हताश हो गए थे बेचारे, बहुत ज्यादा हताश हुए थे कि भाई जब सिख रेजिमेंट ने भी साथ दे दिया है, और इधर मद्रास रेजिमेंट से साथ दे दिया था, तो ये कह सकते हो अछूता तो रहा है, इनके सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे, अंग्रेजों के साथ में हो गए थे, तो इस वजह से बहुत हताश हुए थे, तो ये भी अछूता रहा है। और यहाँ पे दक्षिण भारत का जो पूरा इलाका है वो भी कैसा रहा है, ये क्रांति से अछूता रहा है। और यदि इन क्षेत्रों में भी आप समझ सकते हो, अगर क्रांति का स्तर थोड़ा बड़ा होता तो क्या इस समय होता, मुझे तो लग रहा स्वतंत्रता मिली गई होती उस टाइम पे, ठीक है। शस्त्रों और अस्त्रों का अभाव यहाँ पे काफी देखने को मिलता है, आज शस्त्र और अस्त्रों का यहाँ पे अभाव आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास में क्या था, भाला बर्छी तलवार थी, और उनके पास में क्या था, हाँ उनके पास में भाई वही बस दागने वाला बंदूक, हाँ राइफल, ये सब पिस्टल हुआ करती थी उनके पास में। तो वहां पे अस्त्र और शस्त्रों का बहुत ज्यादा अभाव था, हमारे पास में बहुत ही क्या थे, भाला वर्ती थी, उसी से हम लोग काम करते थे, चाकू से काम कर रहे थे, खुरपी से था, क्या बोलते हैं वो, कुल्हाड़ी थी, ये सब काम कर रहे थे, इससे सब लोग हम लोग लड़ रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे सीधा सिंपल सा है। सहायक साधनों का अभाव, अब सहायक साधन कौन से थे, रेल उनके पास में थी, तार व्यवस्था टेलीग्राम उनके पास में था, ठीक है, डाक व्यवस्था पूरी उनके पास में थी, परिवहन और संचार के अन्य सभी साधन जो थे वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो हम क्या कर सकते थे भाई, हमने तो क्या किया हुआ था, हम तो जो पुजारी थे, जो जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, उनको बोलते थे भाई जाओ कमल और रोटी दो जाके, और वो क्या करते थे, तुरंत तार पहुंचा दिया, तुरंत डाक पहुंचा दी, तुरंत फोन कर दिया, उस टाइम पे व्यवस्था भी हो गई थी, परिवहन सारा उनके पास में ही था। तो यहाँ पे सहायक साधनों का अभाव था, हमारे पास में बहुत कम अभाव था, बहुत ज्यादा अभाव था, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग फेल हो गए थे। सैनिक संख्या में अंतर, सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा अंतर था, समझ रहे हो, 96,000 तो उनके ऐसे ही सैनिक थे, और इसके बाद में जो कैनिंग था उसने और बुला लिए थे, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में उसने
कैनिंग जो था उसने और बुला लिए सैनिक की, और भी आ जाओ थोड़े से, तो इसके बाद में ये देखेंगे सैनिक संख्या में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, सैनिक संख्या में काफी ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। क्रांति की असफलता के अन्य कारण भी थे, एक बार देख लो फटाफट क्या क्या कारण थे। आ, देखो कहने को बहुत सारी चीजें हैं कि ये जो है यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि व्यापारी वर्ग जो है वो शामिल नहीं होता है यहाँ पे। मिट क्यों नहीं रहा है? चल कोई बात नहीं। हाँ, असफलता के अन्य कारण भी समझ लो। ये मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये जो मैं सुनाया हुआ हूँ ये आपको पीसीएस में पूछा जा सकता, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है। 2018 में प्री में शायद पूछा है ये क्वेश्चन, क्रांति की असफलता के कारण क्या है। ठीक है, तो क्रांति की असफलता के क्या कारण है, तो यहाँ पे देखो और भी कुछ कारण है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रांति की असफलता के अन्य प्रमुख कारण, व्यापारी एवं शिक्षित वर्ग के पूर्ण रूप से उदासीन, न्यूट्रल रहा था एकदम से, ना तो इधर झुक रहा था ना उधर झुक रहा था। भारतीय राष्ट्रीय भावना का पूर्णतया अभाव था, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। अगर हम इसका बोले ना कि 1800 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, देखो सुनो बिड़ू, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताते हुए उसकी आलोचना करने को पूछेगा। हाँ, उसमें पूछेगा कि इसमें राष्ट्रीय भावना भावना का पूर्णतया अभाव था। हाँ, क्या है? पूर्णतया अभाव था। तो यहाँ पे आपसे आलोचना करने के लिए पूछ सकता है। हाँ, आलोचना करने के लिए भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो रीजनल स्तर पर लड़ाया गया हुआ है। ठीक है, अब कोई उसमें बहुत एकजुटता नहीं दिखाई गई हुई, तो भाई सब अपने निजी स्वार्थ के लिए, हाँ 1857 की क्रांति जो है अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ी गई। क्या, कितना अच्छा क्वेश्चन। 1857 की जो विद्रोह क्रांति है वो किस लिए, किसकी वजह से हुई? अपने अपने स्वार्थ की वजह से हुई है। तो अपने अपने सबके स्वार्थ थे, कोई राष्ट्रीय भावना का पूर्णतया अभाव था। वहां पे झांसी की रानी देखो, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा राजपाट ले लिया हमारा। हाँ, आपने क्या किया, हमें जो है जो गोद प्रथा की आपने समाप्ति कर दी, और उसकी वजह से रुष्ट थे, हमारा राजपाट ले लिया। और कई सारे ऐसे थे, अवध में भी इसी वजह से रुष्ट थे, कई सारे शासक थे। हाँ, कि सैनिक भी इसी वजह से रुष्ट थे। क्यों रुष्ट थे? कि हमारी नौकरी चली गई हुई थी। हाँ, हमारी नौकरी चली गई, हम लोग बेरोजगार हो गए। और व्यापारी वर्ग की उदासीन था कि भाई औद्योगिक जो है आप और जो हमारा उद्योग धंधे थे वो सारे नष्ट हो गए थे। हाँ, कुछ बनाने नहीं दे रहे हो आप यहाँ पे भाई, सब बाहर से ही ला रहे हो, तो हम क्या करेंगे, लड़ेंगे आपसे। तो वो आप कह सकते हैं कि रीजनल स्तर पे आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे आप लिख सकते हैं मुद्दे। हाँ, समाज के सभी वर्गों को सहयोग इस विद्रोह में नहीं मिल सका था। हाँ, इस विद्रोह में समाज के सभी जो जो सबका सहयोग नहीं मिल सका था, कई लोग जो है इसमें शामिल नहीं हो सके थे। विद्रोहियों में अनुभव व मिलकर कार्य करने की क्षमता में कमी थी। आप बहुत सारे आप देखेंगे तो इसमें विद्रोह में मिलके काम नहीं कर रहे थे, मिलके काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, विद्रोहियों अनुभव में कमी थी, और क्रांतिकारियों के पास उचित नेतृत्व का अभाव था। और जो भाई बुजुर्ग थे, जफर साहब जो थे, बहादुर शाह जफर बहुत क्या थे, बहादुर शाह जफर जो थे वो कैसे बहुत बुजुर्ग थे एकदम से। हाँ, तो वो क्या था, क्रांतिकारियों के उचित नेतृत्व का जो है इनके पास में अभाव था। बेचारे बूढ़े हो गए थे, नहीं नेतृत्व कर पा रहे थे। विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना नहीं थी, कोई कोई ठोस लक्ष्य नहीं था कि, और कोई योजना नहीं थी कि अगर हम मान लो स्वतंत्र भी हो गए तो हम कैसे डेवलप करेंगे, कोई उनका मतलब ही नहीं था। फिर लड़ने कटने लग जाएंगे। हाँ, छोटा वाला शासक रहेगा वो, सॉरी बड़ा शासक जो रहेगा वो छोटे वाले को धर पकड़ेगा, आओ बेटा कुश्ती हो जाए, जो जीतेगा वही उसका राजपाट हो जाएगा। तो वहां पे क्या है, ये सारी चीजें, कोई योजना नहीं थी, कोई ठोस योजना नहीं थी कि भाई अगर हम जीत गए तो आगे कैसे जो है इसका उद्धार करेंगे। जो जनता बड़ी परेशान है, त्राहीमाम कर रही, तो कैसे वो कैसे क्या करेगी, कोई योजना नहीं थी, कोई ठोस लक्ष्य भी नहीं था, बस ऐसे लड़े जा रहे थे। तो यहाँ पे ये भी एक प्रमुख कारणों में देखा जा सकता है। और यहाँ पे कहते भी हैं बड़े उदास होके कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। हाँ, तो बड़ा उदास होके बोलते हैं। हाँ, हाँ, दम दमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, ऐसा बोलते हुए बड़ा उदास रहते हैं जफर साहब। ठीक है, क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए एक बार देख लो फटाफट, कुछ चीजें और हम लोग कर लेते हैं कि क्रांति का परिणाम क्या क्या हुआ है यहाँ पे। देख ही लेते हैं आप फटाफट।
तो यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण, सबसे पहली बात क्या है, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया था केंद्र के। आप यहाँ पे क्रांति की बाद में क्या किया गया था, भारत में सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के, कहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के अब कहां चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास में, कहां पे चली गई थी, कंपनी के हाथों से निकल कहां चली गई थी, ब्रिटिश सरकार के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन या सरकार के हाथों में। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। और अब क्या किया गया था, तो इसके लिए जब सत्ता का हस्तांतरण की बात आई तो थोड़ा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1858 का ये जो है विधेयक पारित किया जाता है। और इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया है, अब भारत का शासन जो है वो प्रत्यक्षता ब्रिटिश नीति से संचालित होने लगा था, ब्रिटिश नीति के अधीन हो गया था। और ऐसा करने से क्या क्या हुआ था, कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था प्रत्यक्षता जो है ब्रिटिश नीति के हाथों में चली गई थी। और अब कंपनी द्वारा जो है शासन व्यवस्था के लिए संगठित जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स, और इसके बाद में हम देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये सारे तीनों जो है, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या था, तीन थे, एक बार समझ लो। हाँ, सत्ता हस्तांतरण कैसे हुआ था अभी मैं और बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा ऊपरी कुछ समझ लो, अभी आगे और है मटेरियल, बहुत परेशान नहीं होना, आप लोग परेशान बहुत जल्दी होने लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या स्थगित कर दिया गया था 1858 का जो आया हुआ था, तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स, और क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कॉप, डॉप और बॉक, ऐसे ऐसे कर लो ना, बॉक, कॉप और कोड, कोड है यहाँ पे, ठीक है, कोड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनको क्या है, इनको स्थगित कर दिया गया था, इनको खत्म कर दिया गया था, इनका विघटन कर दिया गया था। और इनके स्थान पर क्या, कौन सा पद आया हुआ था, इनके स्थान पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कौन सा आया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट फॉर इंडिया, इसका मतलब भारत का सचिव, ठीक है, भारत सचिव, भारत सचिव, भारत सचिव आया हुआ था, ठीक है। सतर्कता में वृद्धि हो गई थी काफी ज्यादा, क्या क्या हुआ था, वही परिणाम, क्या परिणाम हुए थे, सतर्कता में वृद्धि हो गई थी। अब क्या होने लगा था, अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया हुआ था। अंग्रेजों ने, यहां पे लिखता हूं ना, सेना और सैन्य संगठनों पर क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था, एकाधिकार कर लिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, एकाधिकार कर लिया हुआ था। और अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले नहीं, सरकार ने सोचा था कि साधारण जनता जो थी ना, उनके बीच में अस्त्र शस्त्र रखने की जो 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 पहले से वो कर रखा होता ना कि लाइसेंस जारी कर सकते थे। लेकिन जैसे पता चला कि नहीं, अब तो भाई ये तो दागने लग गए भर के हमारे ऊपर, हाँ, हमारे ऊपर भर के दागने लग गए। तो 1858 में क्या है, ये किया गया यहाँ पे कि भाई अब जो है, जो लाइसेंस वाला मुद्दा है ना, वो गरमाया। तो बोला नहीं नहीं, अब नहीं हम लाइसेंस जारी करेंगे। अरे तुम हमारे पे दाग रहे हो भाई, तुम हमारे पे ही दाग रहे हो। तो बोला नहीं नहीं, अब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ओहो, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों पर, अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अस्त्र शस्त्रों पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, चलो, तो ये सारे मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक दो मुद्दे और हैं, देखें ये कैसा कलर नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, देसी राजाओं से मित्रता। अब क्या हो रहा था, जो वो बेलेजली के काल में सायक संधि, हाँ, सायक संधि, हाँ, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अब क्या करने किया जाने लगा वहां पे, नहीं भाई आप अपना रखो राजपाट, हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास में रखो। तो यहाँ पे क्या है, देसी राजाओं से मित्रता स्थापित करने लग गए थे। बोला थे नहीं भैया, आपके, हाँ, आपके कोई भी जो राजपाट है, जो भी हिस्सा है ना, हम वो कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, हम वो कुछ भी नहीं लेंगे। और क्या किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बोला कि अगर आप नहीं होते तो हम तो गए थे आज, अगर आप नहीं होते तो हम तो गए थे, आपने बाल बाल बचा लिया हमको। तो यहाँ पे देसी राजाओं से मित्रता, ठीक है, देसी राजाओं से
मित्रता के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी हुई थी और आगे फिर कोई ऐसा दुष्परिणाम सामने ना आए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ क्या की थी, मित्रता करने और उसका लाभ उठाने का मार्ग जो है वो अपनाया हुआ था। और इसी नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने, क्वेश्चन आया हुआ पीटी में, 1858 के उद्देश्य क्या थे? अब देखा है आपने? नहीं देखा, देखा ही नहीं होगा मुझे पता, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। 2014 पढ़ के ऐसा कोई फायदा थोड़ी है। क्वेश्चन देख के आओ, अगर सच में यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो आप तुरंत देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आया है कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ। और देखो मेंस में तो कोई ऐसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पीटी में अगर आप देख के नहीं आएंगे तो आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा ना, आपको थोड़ा ठगा सा महसूस करोगे, अरे हमने यार क्लास तो कर ली लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ आपको कहाँ से। तो 1858 का पीटी में 2014 में क्या है, क्वेश्चन आया हुआ था, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, देसी राजाओं से मित्रता, अर्थात यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ने अपनी एक नीति अपनाई हुई थी जो 1858 में चेंज की हुई है और 2014 में इसका क्वेश्चन एक पूछा है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि क्या क्या किया था वहां पे। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को देसी राजाओं का पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा भी की हुई है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। अब कैसे हुई भाई साहब, देख लो एक बार, पाश्चात्य सभ्यता के उसमें वृद्धि भी हुई है। ठीक है, सभ्यता में प्रभाव में वृद्धि कैसे हो गई? आपको लग रहा है कि अभी तो आपने पढ़ाया हुआ था कि भाई पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में अगर वृद्धि होगी तो वो लड़ाई कर देंगे, लेकिन अब कैसी हुई? अब ऐसी हुई है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसे शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने की प्रोत्साहन दिया जिसमें भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए। तो बोलेगा कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई, हम तो तुमको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। अच्छा अंग्रेजी सिखा रहे, ठीक है तो सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, जाके सिखाओ भैया तुम अंग्रेजी। अभी जब आगे कोई विद्रोह होगा तब इसमें देखना कि भाई वो तो जान गए थे। इसके क्या, अगर अभी देखेंगे आप लोग रिफॉर्म, अभी आप रिफॉर्म देखेंगे, जब शिक्षा नीति में रिफॉर्म देखेंगे बोलेंगे अंग्रेजी शिक्षा क्यों आपने दे दी थी, वो तो हमारे खिलाफ ही लड़ेगा, क्यों, हमारे पास में रहा और वो हमारे पास में रहा, हमारी सारी बातें अंग्रेजी में सीख के सुन के उसने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे अभी किया जा रहा है, परिणाम क्या हुए, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हुई। क्या किया गया कि यहाँ पे अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए तथा पाश्चात्य संस्कृति को आकर्षित हो जाए और पाश्चात्य देशों के वैचारिक आंदोलन से भारत के लोगों को नई प्रेरणा मिली तथा वे लाभान्वित भी हुए। तो यहाँ पे दोनों क्या है, मिला जुला स्वरूप है इसका, क्या है, मिला जुला स्वरूप है यहाँ पे। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो चीजें हो ही नहीं धीरे। भारतीयों से दूरी में वृद्धि, भारतीयों से दूरी में वृद्धि होने लग गई। अब क्या बोला, अरे वो तुम ही थे ना जो हमारे खिलाफ दाग रहे थे गोलियां, तो क्या है, भारतीयों से दूरी में वृद्धि कर ली थी। अंग्रेजों ने भारत में आरंभ से गोरे और काले के बीच में भेद स्पष्ट रूप से आप देखें, आप हमने पढ़ाया भी है, बताया भी हुआ कि स्पष्ट रूप से बोला जाता तुम यार मैं गोरा हूं तुम काले, तुम्हारा मेल नहीं, जाओ हटो। तो यहाँ पे गोरे और काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना फैला रखी थी पहले से ही, लेकिन 1857 की क्रांति इसके बाद में तो ये और मजबूती के साथ खड़े हुए और यहाँ पे क्या है, वो अंग्रेज भारतीयों से सावधान रहने लगे, अलग थलग रहने लगे। अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखने में ही उनके हित हैं। क्योंकि नजदीक जाने से क्या है, वो हमारे भेद जान जाएंगे और जैसे भेद जान जाएंगे तो हमको परेशान करने लगेंगे। तो यहाँ पे बोला कि अब भैया दूर ही रहो, अब यहाँ से आप दूर ही रहो। तो भारतीयों से दूरी में वृद्धि, सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ है। सरकार की नीति में परिवर्तन क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतिम दौर में भारत में कठोर और दंडात्मक जो नीति थी उस नीति को अपनाया गया था और 1857 की क्रांति को जन्म देने का श्रेय हमने बताया हुआ था कि अगर लॉर्ड डलहौजी को दिया जाए तो इसमें कोई अति संयुक्त नहीं होएगी, मतलब ऐसा माना जाएगा कि हाँ लॉर्ड डलहौजी की वजह से ही 1857 की क्रांति हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ था और क्रांति के दौरान भारतीयों के असंतोष और रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार ने
यह विचार किया हुआ था, भारतीयों के विचार पर ध्यान देने लग गई थी कि भाई अब इनको ज़्यादा परेशान करने से क्या है, अगर आप सोचो ना, आपको अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो क्या है, आज चलो देख ही लेते हैं तुमको। हाँ, क्या बोलोगे एक दिन? अब भाई गांधी जी तो है नहीं कि नहीं वो एक थप्पड़ मारे तो तुम वो दूसरा गाल अपना आगे कर दो, और दूसरा मारे तो अब फिर मुन्ना भाई में पहुंच जाओ। हाँ, मुन्ना भाई कौन सा था, लगे रहो मुन्ना भाई की एमबीबीएस थी वो। अब मुझे लग रहा है लगे रहो मुन्ना भाई ना, लगे रहो मुन्ना भाई, हाँ हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। क्या बोलता है कि उस टाइम गांधी जी तो थी नहीं, उस टाइम गांधी जी तो थे नहीं कि एक 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 जो है वो एक गाल, अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा उसने आगे कर दिया, तो बोला अगर दूसरा मारे तो क्या है, तो बोला कि तीसरे के लिए तो बोला नहीं है बापू जी ने, तो बोला क्या, उठा के उसको पटक दिया। बोला नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। तो यहाँ पे ऐसे शिक्षित नहीं थे, तो यहाँ पे क्या है, अब सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ था, बहुत ज्यादा देर तक दबा के नहीं रखा जा सकता है उनको, क्या है थोड़ा सा उभरने दो ऊपर। तो यहाँ पे सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि भारतीयों की पूर्ण रूपे उपेक्षा से क्या है परेशानियां पैदा होंगी, तो यहाँ पे पूर्ण रूपे जो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और भारतीयों के हित में जो, तो सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अनेक प्रकार के आश्वासन जरूर दिए गए थे कि 1800 क्रांति के परिणाम के पक्ष में भी रहे और भारतीयों के पक्ष में भी सकारात्मक परिणाम आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन किए गए, सरकार की नीति में परिवर्तन किया गया है। हाँ, कि अब भाई इनको बहुत देर तक दबाव उनको कुचल के नहीं रह सकते ना आप। यहाँ पे और चीजें क्या हुई, आत्मबल में वृद्धि हुई है, आत्मबल में भारतीयों की ये सकारात्मक कदम है, ये सकारात्मक पॉइंट है, आप देखो ना क्रांति का परिणाम है। अब जो है आत्मबल में वृद्धि हुई, 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तत्काल प्राप्त करने में असमर्थ रही थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ था कि क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की और सुसुप्त चेतना को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जागृत कर दिया गया था कि अब जो हम सो रहे हैं ना भाई, जो हम सो रहे हैं उसको थोड़ा सा क्या है जागना चाहिए, अब काफी देर से सो रहे हैं, जागना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आत्मबल में वृद्धि हुई थी कि अब जो है हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि ये एक संगठन बनाया जा सके और उस संगठन से प्रेरणा भी मिल सके। तो यहाँ पे अगला पॉइंट वही है, आप देख लो यहाँ पे कि संगठन की प्रेरणा। अब यहाँ पे क्या है, संगठन की प्रेरणा मिलती है कि एक संगठन अच्छा बनाया जा सकता है जिससे जो है, क्यों ऐसा होता, क्यों ऐसा हुआ था, हम देखा ना समकालीन जो अभी पिछले उसमें देखा हुआ कि जो समकालीन हमारे परिवर्तन हुए, सॉरी समकालीन कारण में क्या था, वो अफगानिस्तान से हार गया हुआ था, क्रीमिया से युद्ध हुआ था, तो उसमें पूरी तरह से हार हुई थी ब्रिटेन की, और उसमें जब ब्रिटेन की पूरी तरह से हार हुई तो वहां से भी परिचित हो गया थी भाई इनको हराया जा सकता है। और अभी देखो हमने 1857 में जो जो काम किया है ना, हाँ, उससे भी बहुत परेशान हुए हैं ये। तो यहाँ पे क्या है, अब उनको लगने लगा बेटा अगर ऐसा संगठन बना लिया जाए ना, अगर ऐसा संगठन कोई बना लिया जाए तो इनको भगाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है प्रेरणा मिली, यहाँ पे प्रेरणा मिली कि अगर हम एक संगठन बना लें, अच्छा संगठन बना लें, तो इनको जो है हराया जा सकता है, इनको फिर से क्या है हम सुशासन की प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे संगठन बनाने की एकता की प्रेरणा मिली। फिर बोला हुआ था, देखो हमारा बोला कि यार हम लग रहा फर्जी लड़ गए क्या 1857 में। बोला क्यों, अरे वो 1857 में कोई एकता ही नहीं थी, किसी ने पहले ही वहां पे वो जो है चिंगारी भड़का दी थी। 10 मई को हमने 31 में डेट, तो यहाँ पे क्या है अब समझ में आया कि भाई जब तक एकता नहीं है इनको हराया नहीं जा सकता, इनको भगाया नहीं जा सकता है। तो 1857 की असफलता का कारण संपूर्ण भारतवासियों में एकता का अभाव भी था, तो ये चीज याद रखना। और ये भी आप देख सकते हो ना कि भाई ये चीज हमने बताई हुई थी, सिख और दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण भारतीय क्रांति के विरुद्ध थे तथा अपने देशी रियासतों के शासकों ने राज्य यहाँ पे जो है वो सहायता, जब देखा हुआ था यार जींद और अफगानिस्तान नेपाल ये सब जो है वहाँ पटियाला के जो राजा थे, हाँ, वो सब किसका साथ दे रहे थे, किसका साथ दे रहे थे भाई, अंग्रेजों का। तो यहाँ पे एकता की प्रेरणा, ठीक है, एकता की प्रेरणा का यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे बनाने का, यहाँ पे यूनिटी 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 के साथ रहने का यहाँ पे प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता आंदोलन को नई 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 दृष्टि मिली। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता और के साथ में अंग्रेजों ने दमन किया हुआ था, उससे क्या है उनका असली चेहरा सामने आ गया हुआ था। अब ये ऐसा लगने लगा था कि नहीं भाई इनको जो है बाहर फेंकना उठा उठा के, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली हुई थी, ठीक है,
स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली हुई थी यहाँ पे। और आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक किया जा सकता है, देखो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, इसको लिख लो चाहो तो। इसमें क्या क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन देखो क्या लिखा जा सकता है। 1857 की क्रांति के असफलता के भले ही कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम परिणामों की चर्चा करें तो इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि प्रदान की। क्या बोलेगा? टिप्पणी करिए, टिप्पणी करिए। फिर से सुन लो, क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे? 1857 की क्रांति की असफलता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु इस क्रांति के परिणाम में स्वतंत्रता, इस क्रांति के परिणाम से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा मिली। टिप्पणी करिए, ये बोलेगा स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए। तो आप लिख दोगे कहाँ कहाँ असफल हुए हैं, और जहां जहां वो असफल हुए, और वही आप पॉजिटिव पॉइंट में लिख दोगे कि भाई अगर संगठन अच्छा बन जाता तो अच्छी बात थी। अब उसकी हमें प्रेरणा मिल गई कि अगर अब हम कोई स्वतंत्रता आंदोलन चलाएंगे तो क्या है, हमें एक संगठन की प्रेरणा मिली हुई है। एक अच्छा संगठन होना चाहिए, एक नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक जागृति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिली ना यहाँ पे, तो यही आप लिखेंगे उस क्वेश्चन में। तो असफलता के कारण भी आप लिख देंगे, बहुत सारे कारण हमने आपको बता दिए हुए थे क्यों असफल हुआ है। और इसके बाद में क्रांति के परिणाम क्या हुए, तो हमें पॉजिटिव वाले परिणाम लिखने हैं, ये वाले कि भाई एक स्वतंत्रता के आंदोलन को नई दिशा मिली। तो ये हमने 2 बार दोहरा दिया। आप लोग क्वेश्चन तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो। ओके, चलो अब मुझे लग रहा है कि क्रांति के और भी कुछ परिणाम, इसको हम लोग कल देखते हैं, कल इस पर बात करेंगे। ओके, चलो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इसको खत्म करने से पहले सबसे बात हो जाए एक बार सब्सक्रिप्शन की, तो एक बार क्या करेंगे, हमारा कोड यूज करेंगे यहाँ पे 10% डिस्काउंट के लिए AMR10। और देखो भाई ले लो, हम आपको ऐसा मलाई टाइप का पढ़ा देंगे हिस्ट्री ना, कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भूलोगे ही नहीं एकदम से। अब दूसरे को भी बताते रहोगे जाके, बस पूरा भाई पूरी मैं किताब छपवा दूंगा आपको अपने आपके दिमाग में, जो भी किताब बताओ ऐसे छपवा दूंगा आपको, डेट के साथ में, बिल्कुल डेट जो एक्चुअल डेट है कि इस डेट में क्या हुआ, उस डेट में क्या हुआ, ठीक है। तो पूरा चाहे तो किताब ले आओ, चाहे तो आप BL ग्रोवर अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखो कितना फराटेदार, आपको पूरा याद हो जाएगा। लगता है ना BL ग्रोवर बहुत मोटा ये है वो है, पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। विपिन चंद्रा भी याद हो जाए तुमको। अभी तो मैं स्पेक्ट्रम ही करा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी इतना ऐसा करा रहा हूँ कि आपको BL ग्रोवर और ये वो सब कुछ इसमें आ जाएगा एकदम से, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करो, AMR10 कोड है हमारा। भाई अब बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ बहुत सपोर्ट करता हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल से भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। पर्सनल गाइडेंस पर रखता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे चाहें लाइक करें, शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है, बाद में क्या है वो क्या पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। जितना भी सब IAS निकालता है ना, मैं अपनी खुद की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं निकाला दूसरे तीसरे में, लेकिन क्या है इसके बाद में जब हमने क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट किया, और यही टाइम था 5 नवंबर था, 5 नवंबर से हमने काम करना स्टार्ट किया ठीक से, इसके बाद में निकली। तो ये सारी चीजें हैं ना, 5 नवंबर से हमने मेंस, फिर इसके बाद में लिखना है, ऐसे मेंस की प्रैक्टिस किया हुआ है, 3 महीने किया हुआ है। इसके बाद में बोला आप तो PT का आ गया, PT दिया आपको, PT हुआ, इसके बाद में फिर 3 महीने का समय मिल गया, हमने तैयार कर लिया। तो ये हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, ठीक है, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कुछ कोर्स लो यहाँ पे, और उसमें टेस्ट सीरीज होती रहती, क्वेश्चन में बताता रहता हूँ, वो सारी चीजें करते रहो। और यहाँ पे AMR10 भाई, इस कोड को याद रखो। और देखो अगर अगर आप ऐसा करते तभी हम आपसे रूबरू हो पाएंगे, अगर आप नहीं करते तो भाई हम रूबरू हो नहीं पाएंगे, आप समझ रहे होंगे सब लोग, ठीक है। चलो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलेंगे हम लोग 10 बजे। ओके।